अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। ऐसे आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, आपके दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ होगा। लेकिन क्या ही बात है, सोते हुए हुआ होगा या जागते हुए हुआ होगा, या अभी तक आपकी आंखें खुल पाई होंगी? क्योंकि देखें, बात सुने, हम इतने अच्छे शहरी हैं कि हम हुकूमत की जो हिदायत मिलती है हमें, हम उस पर मिनो अन अमल करते हैं। यानी कि हमें उन्होंने कहा, कल डायरेक्शन दी गई, अपील की गई कि चाय की 2 प्यालियों की जगह आपने 1 पीनी है, तो मैं अब 1 प्याली ही पीता हूँ एक टाइम पे। पहले मैं 2 पीता था एक टाइम पे, तो यानी कि बाकी कंटिन्यूटी वैसे तो ही ये है। जो अभी आपका काला मग है, इसमें क्या है बताइए? ये है काली काफ़ी। उन्होंने काफ़ी पे पाबंदी नहीं लगाई, लगता है वो इंपोर्ट नहीं करते, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं शायद। नहीं, तो वो भी इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट, लेकिन उस पर भी क्योंकि चाय आपको पता ना, चाय की कंजम्पशन चाय ज़्यादा की है, कितने कंजम्पशन अरबों ज़्यादा रुपए है। की हम चाय पी जाते हैं। ओ कुछ हाँ। खुदा दा खौफ करो, इतनी महंगाई है, तुसी पींदे जाते हो पींदे जाते हो। फिर जब चाय बनेगी, अब देखें ना, बात तो सही की, अब चाय बनेगी तो उसको में पानी इस्तेमाल होगा, पत्ती इस्तेमाल होगी, दूध इस्तेमाल होगा। दूध सस्ता है या महंगा? देख लें आप क्या रेट क्या चल रहा है उसका। ठीक है, उसके बाद आपने चीनी भी डालनी है। चीनी सस्ती है या महंगी? ठीक यार है। ये तो मतलब आप देख लें, ये तो जैसे वो कहते हैं ना कि कोई इंडस्ट्री लग रही होती है तो उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि ये सिर्फ रोड नहीं बन रहा, इससे देखो वो डामर की फैक्ट्री को, वो बजरी वालों को, वो मजदूरों को, वो फलाने फलाने को, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी तरीके से चाय बनती है तो उस पर इतने खर्चे होते हैं। वाह, लेकिन मैं ये आपने समझाया तो हैरान मुझे हूँ समझ आया। मैं हैरान हूँ, चाय की इतनी ज़्यादा कंजम्पशन होती है और हमारे यहाँ उसकी अपनी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। हाउ कम? मतलब एक ऐसा मुल्क जिसमें चाय की मांग इतनी ज़्यादा है कि मतलब हम लोग का तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो टाइम पास ही वो चाय पीना है कि चलो जी बैठ नहीं के तो चाय फिर पी अगर लेते यहाँ हैं। पर बनना शुरू हो जाएगी तो फिर वो जुमला नहीं फिट बैठेगा ना कि श्रीलंका के बागात से आई है एक सौगात, फिर हम कैसे कहेंगे? तो यहाँ किसी बाग का नाम श्रीलंका रख देते हैं हाँ, कि लेकिन बनाए भाई, ये नहीं हो सकता, चाय पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। एक ही हमारी तफरीह है, तस्कीन का ज़रिया है। टॉप स्टोरीज। हुकूमत ने चाय की प्याली को भी हदफ बना लिया। एहसन इकबाल का कौम को चाय की 1-2 प्यालियां कम करने का मशवरा। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल, कहते हैं हुक्मरान अपने ऐश और प्रोटोकॉल को क्यों नहीं कम करते। घर के मुआशी हालात ख़राब हुए तो अलीशा घर वालों का सहारा बन गई। कफ़ालत के लिए रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। हालात का डट कर मुकाबला करने वाली अलीशा आज बनी है बाखबर सवेरा की मेहमान। और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का घंटों इस्तेमाल ज़हनी सेहत के लिए ख़तरनाक है। 1 हफ्ते तक सोशल मीडिया से दूर रहें, मिजाज पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे। बरतानवी यूनिवर्सिटी की तहकीक। ओके जी, तो निशाना है चाय। बिल्कुल जी, और कल हमने देखा है कि कल एहसन इकबाल साहब ने कहा भी है कि जी जो आप आवाम जो चाय की इतनी प्यालियाँ पीती है तो अपनी चाय की 1-2 प्याली जो है वो कम कर दें। क्योंकि अभी मसला ये कि हमारा मुल्क चाय जो पत्ती उतनी प्रोड्यूस करता ही नहीं है जितनी हमारे मुल्क में कंजम्पशन है, और एक ऐसा मुल्क जो कि फर्स्ट 5 कंट्रीज़ में से आता है जहाँ चाय की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ चाय इतना उतनी प्रोड्यूस होती है। खुद कफील तो हम इसमें है ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों की तरह इसमें भी हम खुद कफील नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि 1-2 प्याली कम कर दें। तो सती क्या सोचा आपने? मैं क्या सोच सकता हूँ भाई, बात यह है कि मैं ये सोचता हूँ कि अगरचे मैं ये देखूँ कि मेरे हुक्मरान अपना प्रोटोकॉल कम कर रहे हैं, जो कि वाक़तन लोगों ने भी सोशल मीडिया पे यही कहा कि भाई बात ये है कि पेट्रोल भी तो हम इंपोर्ट करते हैं ना यार। हम कोई ज़ाहिर है कि ना ही इतना हम खुद कफ़ील हैं, ना ही हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा ज़र मुबादला कहाँ जाता है? वो इसके इंपोर्ट में जाता है। तो आप ये जो लाओ लश्कर लेकर चलते हैं गाड़ियों का, आप ये ना लेके चलें। जब ये 25, 30, 40, 45, 50 गाड़ियाँ आपके साथ नहीं होंगी तो सोचें कितना पेट्रोल का इंपोर्ट बिल कम होगा। उसके साथ साथ ये जो आपके शशके हैं, ये जो TADS अपने हैं, साथ 10 तरह डिप्यूट की किए चीज़ें जाते हैं, हैं, जो पुलिस अफसरान वगैरह मतलब हो सब, फिर उस उससे पे ये जब अपने थानों में बैठेंगे तो शहर में अमन अमान की सूरत हाल भी जी। बेहतर होगी। फिर जिस सिक्योरिटी की वजह से आप इतने लाओ लश्कर के साथ घूमते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, कल एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा, जरा पहले आपको वो स्टेटमेंट सुनवा देते हैं। कौम से अपील करूंगा, जब तक हम अपनी चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते, चाय की 1-1 प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें। चाय हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जब तक चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते, हमारा फर्ज है सारी आइटम पे हमें अपना कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है। हम इस बहरान से नहीं निकलते। पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल होना चाहिए।
अच्छा जी, तो ये आपने देख लिया। इमेजिन कर लें कि क्या सूरत हाल है कि अच्छा, वैसे एहसन इकबाल साहब कहते सही हैं कि पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क है जो कि किसी और मायने में पहले नंबर पर उसको लेकर गए हों या ना लेकर गए हों, लेकिन जो टी की इंपोर्ट है, यानी कि चाय की इंपोर्ट के मामले में वो नंबर 1 पे है। आप ये देखें कि पहले नंबर पर हम हैं जो कि तकरीबन $600 मिलियन की चाय इंपोर्ट करते हैं, और उसके साथ दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका को हमने शिकस्त दे दी है जी, अमेरिका दूसरे नंबर पे है, फिर आता है रशिया, फिर यूके, फिर सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, फिर पैदा कर रहा है जी। हांगकांग। मतलब आप देख लेना कि यहाँ पर इस लिस्ट में इंडिया का टॉप 15 में इंडिया का नंबर नहीं है, क्योंकि भाई वो खुद नहीं पैदा कर रहे हैं ना। मतलब जस्ट इमेजिन, वो अपनी पैदा कर रहे हैं, वो उसमें खुद कफील हो गए हैं, और हम सिर्फ जो है ना बयानबाजी में खुद कफील हो गए। और ये हर साल जो है ना आप देखें कि ये परसेंटेज बढ़ती चली जाती है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन जो सती जो आवाम का जो रद्द अमल है ना, वो वही रद्द अमल है जिसका आपने तस्करा भी किया था कि भाई लोग ये अपने प्रोटोकॉल में कमी क्यों नहीं करते। तो क्या कह रही है आवाम, ये आपको सुनाते हैं। कौम से अपील करूंगा, चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें। गरीब आदमी के पास अब एक चाय तो बची है, वो भी कम कर दे। इनको चाहिए कि ये अपने प्रोटोकॉल कम करें। इतनी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इतने जो है प्रोटोकॉल इन लोगों के पास है, वो कम नहीं करना। लेकिन जो है गरीब आदमी जिसके पास बेचारे के पास चाय बची है, वो कम कराई जा रही है। मईशत मुश्किल घड़ी पे है। 4 भाई हैं और अगर एक रोटी है तो सबको मिलकर एक एक चौथाई उसकी खानी है। चाय भी हमने कम करनी है, खाना भी हमने कम करना है, हर चीज हमने कम करनी है। चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें। बेचारी आवाम जब आएगी, चाय है, रोटी है, यही अगर वो कम कर देगी वो जिएगी कैसे? जब 4 रोटी आएंगी तो फिर पूरी पूरी रोटी खाएंगे। इनका बस चलता हुआ गरीब को जो ना जमीन के अंदर ही दबा देंगे। और अब जरा मुस्कुराहट, अब ये क्या लाफ्टर थेरेपी है जी। मिफ्ता साहब बिल्कुल हंस नहीं रहे थे, ना उनके मुंह से ऐसे कोई अल्फाज निकलते हैं। बिल्कुल जी, हम हर चीज़ में से कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव, किसी तरीके से हम कोई पॉजिटिव मैसेज दें। एग्जैक्टली। अच्छा, सियासत में हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन भौचाल आ रहा है, और कल तो इस्लामाबाद में वो आपको पता है मजदूरों का कन्वेंशन जिससे खिताब किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि भाई हम हर लिहाज से और हर महाज पे हुकूमत को कानूनी और सियासी तौर पे टफ टाइम देंगे। साथ में उन्होंने मज़दूरों से कहा कि तैयार हो जाओ मज़दूरों, जल्द ही तुम्हें कॉल दूंगा और फिर हम लॉन्ग मार्च के लिए रवाना होंगे, बड़ा एहतजाज करेंगे और तुम लोगों ने आना है। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है अमेरिका ने, और यहाँ से जो साजिश हुई है, ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा तो इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म है, जमहूरियत खत्म। FIA के ऊपर शहबाज शरीफ खुद आके बैठ गया, बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। आते साथ ही अपने सारे केसेस खत्म किए। 16 अरब रुपए के केसेस है इसके ऊपर। डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था पहले, वो मरा हार्ट अटैक से। जो नदीम था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको हार्ट अटैक हुआ। मकसूद चपड़ासी 50 साल की भी उम्र नहीं थी, दुबई में हार्ट अटैक से मरा। हमेशा LDA का रिकॉर्ड चलता था, पहले चोरी करते थे फिर LDA का रिकॉर्ड चलाते थे। ये रह गए, ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे, कोई दुश्मन नहीं कर सकता। कोई भी पाकिस्तान का इदारा ये नहीं छोड़ेंगे। जब इदारे तबाह होते मुल्क तबाह हो जाता है। मजदूरों, मैं आपको कॉल दूंगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ। अच्छा जी, दूसरा ये मामला तो हो गया, इसके साथ साथ सिंध असम्बली में जो इजलास था वो भी बड़ा, आप देख लें कि हंगामा खेज रहा, हुल्लड़बाजी हुई। एक जानिब हम कल शिकायत कर रहे थे, शिकवा कर रहे थे किससे, अता तारड़ साहब से, कि भाई आप वहाँ पर असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर, भले अपोजिशन को ही सही लेकिन आप ऐसे इशारे करते पाए गए नाज़ेबा, और फिर बहरहाल उनकी तरफ से माफ़ी मांगी गई। और एक चीज़ अलमिया ये था कि एक तो वो खुद कानूनदान है, दूसरा एक हाथ में आईने पाकिस्तान की किताब और दूसरे हाथ से ये इशारे। ये जो इजलास हुआ इसमें एक अलग ही चीज़ हुई कि हुल्लड़बाजी इतनी हुई कि शर्जील मेमन साहब ने आईने पाकिस्तान की किताब उठा के फेंक दी, बताया यही जा रहा है। बिल्कुल जी, और काफ़ी हमने देखा कि कल सिंध असम्बली में क्योंकि इनका बजट पेश हुआ तो हालात काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी ख़राब थे। दुआ भुट्टो ने दावा किया जी कि कुलसूम चांडी ने उनका मोबाइल उनसे छीन लिया, और उनके आपस में हमने देखा कि काफ़ी ज़रा हाथापाई भी हुई। तो ज़रा आपके साथ शेयर भी करते हैं कि आप मनाजिर आप खुद देख लें। ये मनाजिर आप किसी बाजार के मनाजिर नहीं देख रहे, ये सिंध असम्बली के मनाजिर हैं। हो क्या रहा है ये आप खुद अपनी नज़रों से देखिए। क्या कर रही हो यार? अरे दे देना क्या। चलें जी, इसके साथ साथ ये तो आपने
जो हुल्लड़बाजी देख ली, ये वाक़तन अवाम के सही नुमाइंदे हैं, क्योंकि अवाम की मेंटालिटी भी यही है, नुमाइंदों की मेंटालिटी भी यही है, तो एक दूसरे से सही हम लोग सबक हासिल करते हैं। अच्छा, पंजाब में भी कुछ सिचुएशन तस्करा कर लेते हैं कि वहाँ पर भी जब बजट पेश नहीं हो सका, और फिर ये है कि मसला ये है कि वो परवेज़ इलाही साहब को आगे की फ़िक्र है। वो कहते हैं कि जी पेश तो कर देंगे लेकिन पास कैसे कराएंगे, तो पहले उसका हल निकालें, इनके पास तो बंदे ही पूरे नहीं है। आज तो 2 इजलास हो रहे हैं। आज कहाँ हो रहा है? एक तो ऐवान इकबाल में, ओए होए, ठीक है, और देखिए कल जो हुआ अच्छा, है। वैसे गवर्नर तलब कर सकते हैं ना कहीं पर भी, या असेंबली बिल्डिंग में ही होना ज़रूरी है? वैसे गवर्नर तलब कर सकते हैं। चलें जी, इस पे बात ज़रा कर लेते हैं, ओवरऑल सिचुएशन क्या है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं अलसुब बराह रास्त। बहुत शुक्रिया खावर घुमन, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये ज़रा हमें बता दीजिएगा भाई, सबसे पहले हम बजट से मुताल्लिक़ ही जाना चाहेंगे कि थोड़ी आपकी कानूनी माहिरीन वगैरह से गुफ्तगू हुई, कुछ पता चला कि ये गवर्नर साहब कहीं और इजलास बुला रहे हैं, असम्बली कहीं और है, ये मामला कोई और है, हो क्या रहा है? देखिए, असल मसला ये है कि कोई भी इशू हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो जब तक उस मसले की जड़ तक आप नहीं पहुंचेंगे वो मसला हल नहीं होगा। अब बहुत कम लोगों को इस चीज़ का इल्म है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर एक पार्टी जिसके पास अक्सरियत है उसको अकलियत में कन्वर्ट कर दिया गया हुआ है, और ये सारी की सारी लड़ाई उसी वजह से हो रही है। वफाक में जाहिर है इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत में है, उनकी हुकूमत खत्म हुई और उसके बाद से वो इस्तीफे दे के सड़कों के ऊपर है, और खान साहब को हर रोज आप तकरीरें करता सुनते हैं और वो जो मौजूदा हुकूमत के हवाले से बात करते हैं। यही सूरत हाल इस वक्त पंजाब के अंदर है कि एक पार्टी जिसके पास अक्सरियत मौजूद नहीं है, अगर नंबर गेम का बगौर आप जायजा लें तो वहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नंबर कम है, लेकिन जाहिर है वो एक कलेक्शन करवा के वहाँ पे मसला है हमजा शहबाज बैठे हुए हैं। भाई, आप नहीं समझते कि अगर ऐसा ही है तो उनको एक्सपोज होने दें, यानी कि लेट देम प्रेजेंट द बजट, और जब वो पेश कर देते हैं उसके बाद फिर आप देख लें कि नंबर पूरे नहीं होंगे तो फिर जैसे कि स्पीकर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत फारिग हो जाएगी। पहले से ही सोचना मुनासिब अमल है स्पीकर साहब का कि भाई पूरे कैसे करेंगे बंदे। ये बात देखें, एक कानूनी एक नुक्ता है ना, कानूनी नुक्ता ये भी है कि वहाँ पे मौजूदा जिस वक्त जिसको अपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया गया हुआ है काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है, वो कहते हैं कि जनाब आला जो आपका इलेक्शन हुआ है वही ठीक नहीं है। वो ज़ाहिर उन्होंने चैलेंज भी किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। अब आपका ये आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक है कि जब ये नंबर गेम है इसको आगे चलने दें, और उसके बाद जब बजट पेश हो जाता है तो उसके बाद जब बजट के ऊपर वोटिंग होगी तो उसका हल हो जाएगा। लेकिन कल जो हमारी बात हुई है लाहौर में चौधरी परवेज लाई और बाकी लोगों से, वो ये बजट जो पेश होने से रुकवा नहीं रहे, वो एक बात का तकाजा कर रहे हैं। और ये भी मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा पढ़ें आगे पीछे जो सियासी तारीख देखें, रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री तमाम दुनिया के अंदर, किसी भी मुल्क के किसी भी ईवान में, चाहे वो फाकी सतह पे हो, रियासती सतह पे या किसी सूबे की सतह के ऊपर, ईवान के अंदर पुलिस का दाखिला बिल्कुल, और जिस तरह हमने देखा पंजाब असेंबली के अंदर हुआ, ये एक बहुत ही गैर मामूली बात है। बिल्कुल, आप वो सही बात कर रहे हैं। और कल हम ये भी देख रहे थे कि कल भी आप शो में शरीफ साहब शो में भी डिस्कस कर रहे थे कि पता होना चाहिए कि ये किसके ऑर्डर्स थे जिसपे जो पुलिस है वो पंजाब से मेंटेन। लेकिन अभी जो भी बात की जा रही है, खबरों में बात की जा रही है कि ये जो सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, तो एकदम होने देना। आप जिनको बजट पेश करने दें, जब हाँ ना होगी पता चल जाएगा जी कि भी किसकी अक्सरियत है, वो वहाँ पता चल जाएगा। वो भी स्पीकर का इख्तियार है कि वो हाँ ना की भी इजाजत देता ही नहीं देता। दूसरी जानिब एक इतना बड़ा सूबा एक अरसे से सियासी और आईनी बहरान का शिकार है, तो मतलब यहाँ तो मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता कि तमाम तर पार्टीज को कोई ना कोई किरदार अदा करना चाहिए कि भाई सियासी बहरान से तो निकालें सूबे को, और आवाम का पैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब होता उसमें यह है कि जो स्पीकर है किसी भी हाउस का, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। प्रिसाइसली। अब हुआ ये कि पंजाब असेंबली में आपने देखा कि बशमूल स्पीकर जो है परवेज लाही साहब, सबको वहाँ पे फेंटा लगा पुलिस की तरफ से, कुछ बेचारे जख्मी भी हुए। वो कम ये तकाजा कर रहे हैं कि जनाब आला बजट भी पेश करें, आपके नंबर हैं, बजट को पास भी करवाएं, लेकिन खुदारा हमें कम से कम बताएं तो सही उस दिन आपने हमारे साथ ये किया क्या। वो कह रहे हैं कि जो आईजी पुलिस को बुला ले और चीफ सेक्रेटरी को बुला ले, और उनसे कम हमें ये पूछने दें
कि उस दिन ये सारा कुछ जो आपने किया वो किसके ऑर्डर्स पे किया, और अगर आप समझते हैं कि वो गलत हुआ तो काइंडली हाउस के सामने अच्छा, वैसे एक जो और अल्फाज चीज़ है, बोले, माफी उस मांग दिन लें। की वो जो सारा मामला था, आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, हमने खासी खुसूसी कवरेज की इसके ऊपर। इट ऑल स्टार्टेड जब वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के साथ जो वहाँ पर बाल खींचे गए, हाँ। ऑन कैमरा चपेड़े उनको लगाई गई, उनके बाल खींचे गए। परवेज़ इलाही साहब के हार्ट टूटने की खबर हमने भी दी थी, सब रिपोर्ट करते रहे, लेकिन बाद में कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो गए, ना एक्सरे हुआ ना कुछ हुआ। तो दोनों जानिब से हमने ये देखा था कि ये एक गलत तरीक़ेकार इख्तियार किया गया। तो ये मामला अब लग यही रहा है कि ये डेडलॉक पे ही रहेगा। अब इस पे किसकी इंटरवेंशन आपको होती दिखाई दे रही है? फिर से कोर्ट करेगी इंटरवेंशन के बजट पेश किया जाए या होने दिया जाए या ना होने दिया जाए? देखें, जो कानूनी नुक्ता है उस हवाले से हमने कम से कम मैंने जो पिछले 25 साल से इस्लामाबाद में सारे बजट कवर किए हैं जो नेशनल असेंबली के अंदर पेश हुए हैं। ठीक है। स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। बजट हमेशा स्पीकर के कहने के ऊपर ही पास होता है। हाँ। अब क्या इस हवाले से अब कल हम सुन रहे हैं कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले दोबारा लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं कि ये मामला ये हो गया है। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब के अंदर, उनके पास जो एक एडवांटेज ये है कि गवर्नर उनका अपना मौजूद है। जिस तरह उन्होंने गवर्नर के जरिए अब बजट इजलास किसी और जगह पे आज वो बुलाने का उन्होंने ऐलान किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो बजट तो इस तरह कर करा के वो पास करवा लेंगे। लेकिन मसला वही आ जाता है सदी साहब के, वो कहते हैं ना कि किसी कुएं के अंदर कोई कुत्ता अगर गिर जाए तो आप जब तक उस कुत्ते को वहां से निकालेंगे नहीं तो पानी साफ नहीं होगा, पानी निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी लड़ाई जारी है वो मेरे ख्याल में अब हर पाकिस्तानी को उसका बिल्कुल एग्जैक्टली और ऐसा लग रहा है कि हाँ आवाम को है उसके साथ जो भी उसका इफेक्ट आ रहा है, रिपोर्कशन आवाम को फेस करने पड़े हैं। बाकी जो है ना, ऐसा लगता है पॉलिटिकल पार्टीज की ईगो वॉर्स चल रही हैं जिसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ा है। क्या ऐसा नहीं आपको लग रहा खावर? देखें, किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर जब इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, इस तरह का सियासी तनाव पैदा हो जाता है, तो उसका वाहिद हल यही होता है कि अवाम के पास दोबारा चला जाया जाता है, उससे पूछ लिया जाता है कि आप जो हक हुक्मरानी है किस पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं। मेरे ख्याल में जब तक नए इंतखाबात नहीं होते, कम से कम मेरी जो सियासी समझ बूझ है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने उस दिन भी अपने प्रोग्राम में भी, रिपोर्टर्स में भी बात की और अभी भी बता रहा हूँ कि देखिए ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि अगर एक जो हक है, हक हुक्मरानी है, एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया और उसे छीन के आपने अक़लियत को दे दिया, ज़ाहिर है वो सड़कों पर रहेंगे। तो जब तक मेरे ख्याल में आइंदा इंतखाबात का ऐलान नहीं हो जाता ये लड़ाई जारी रहेगी। देखें इस वक्त जो ज़ाहिर है वफाक के अंदर या पंजाब के अंदर चाहे वैसे मुल्क जितना भी सफर करे, विच इज सो सैड खबर अगर देखा जाए, क्योंकि मुल्क में जो एक मौशी बहरान है उसकी वजह ये भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज उठ के जिनके लीडरान इतने बड़े बड़े आके स्टेटमेंट दे रहे थे, ऑफ कोर्स वी ऑल हैव टू सफर द रिपरकशंस फॉर दैट। बहुत शुक्रिया जी। खावर घुमन, ब्यूरो इस्लामाबाद हमारे साथ हैं, एंकर पर्सन प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के हमारे साथ मौजूद थे। बात है कि वो सही कह रहे हैं कि जब तक ये जंग चलती रहेगी तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। लेकिन आप ये देखें कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि लोगों को कहा जा रहा है कि जी चाय ना पिएं, चाय कम पिएं, ओवरऑल अपने खर्चे कम करें। दूसरी जानिब एक दिन का इजलास बुलाने पे कितने खर्चे आते हैं, मतलब कितनी सारी चीजें, मतलब करोड़ों रुपए लगता है। उसके बाद रोज इजलास, इधर इजलास, उधर इजलास, मतलब आप और मैं टैक्स दे दे के पागल हो जाते हैं। तनख्वाहें यहाँ पे बढ़ते नहीं, टैक्स आप देते रहे और हर साल जब बजट आता है कि सरकारी नौकर फिर खुश हो जाते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ गई है, प्राइवेट मुलाजमिन को नहीं पता होता। और जो हम इतनी बड़ी तादाद में टैक्स दे रहे होते हैं, हम कहते हैं यार कुछ तो हम इसके बदले मिले, पर कुछ नहीं मिलता। उल्टा हम देखते हैं कि जी जो हमारे टैक्स के पैसों में से ये ऐसे इजलास बुलाए जाते हैं, वो इजलास बेनतीजा खत्म हो जाते हैं, वो हंगामा राई की नजर हो जाते हैं, वो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। तो आपको दुख होता है भाई कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या करें हमारे साथ। ये भी कहा जाता है ना कि भाई उनको इस तरीके से मैंडेट मिला था तो उनको निकाला गया, लेकिन निकालने का प्रोसेस आइन में दर्ज था। तमाम एजेंसी से समेत अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे भी आके कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं थी। अदालत ने भी सनद दी कि तरीक़ेकार अपनाया जाए, लेकिन एक जो है वो जमात की जानिब से ये मौक़िफ़ है कि नहीं जी साजिश हुई थी। अब सब बल्कि कल DGISP ने दोबारा इस बात की तरदीद की कि ऐसे कोई जो हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। हमारे लिए तो मरियम नवाज ने भी कहा कि भाई फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, न जाने क्यों नहीं, भाई चले जाएं तो अच्छा है, आपको भी मैंडेट मिल जाएगा, ज्यादा बेहतर आप लोग फैसले कर सकेंगे। इकोनॉमी कहीं ना कहीं तो बेहतर होगी। दिन ब दिन जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आती हैं तो सफ़र इकोनॉमी को करना पड़ता है। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शहर कराची की एक नहायती बाहिम्मत और बहादुर बेटी से, जो कि अपने घर की कफ़ील भी हैं
ये कराची शहर की सड़कों पे रिक्शा चलाती हैं और 1 साल हो गया इनको रिक्शा चलाते हुए। रिक्शा चलाना इन्होंने तब शुरू किया था जब इनके वालिद की वफ़ात हो गई थी और फिर जो घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, तो फिर अलीशा जमील को रिक्शा चलाना पड़ा और अब ये बड़े आराम से, बड़े कॉन्फिडेंस से सती साहब पूरे कराची में अपना रिक्शा लेके जाती हैं। मतलब माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर आजकल हम हालात ये देख रहे हैं कि एक ऐसी फ़ज़ा में जहाँ पर मर्द अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करते, वहाँ पर एक बच्ची जिसकी उम्र इतनी कम है वो कि इतने हौसले के साथ और हिम्मत के साथ वो निकलती है घर से बाहर और अल्लाह ताला ने उसका हाथ थाम रखा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर अलीशा, ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं। अलीशा, बहुत शुक्रिया आप आए स्टूडियो में, वक्त निकाला आपने। ये बताओ कि ये सीखा कब था रिक्शा चलाना और ये कैसे सोचा? ज़ाहिर है कि मुश्किलात तो आई कि यही काम करना है, रिक्शा चलाना है। बस अब्बू की भी ख्वाहिश थी, बेटा नहीं है, बेटी मेरा बेटा बन के दिखाए, और वो बाहर दे रहे थे, मैंने खुद सीखा, मैंने खुद चलाया। अच्छा, यानी कि अब्बू की वफ़ात के बाद आप लोग रिक्शा बाहर अब्बू नहीं, अब्बू मेरे साथ ही थे, सवारियाँ हम लोग उठाते थे तो साथ बैठे रहते थे मेरे साथ। तो जब से वफ़ात हुई फिर मैं इतनी दूर दूर तक नहीं जाती। अच्छा, आपने उनकी ज़िंदगी में ही रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था जब वो बीमार थे? जी, उनको शुगर थी, उंगलियाँ भी कटी हुई थी, दूसरे पाँव में भी मसला था, इन्फेक्शन हो गया था। अच्छा, पहले तो जब आप रिक्शा चलाती थी तो अब्बू आपके साथ बैठे होते थे? अक्सर ऐसा होता है जब आप रिक्शा कोई आपको चाहिए भी होता है तो आप देखते हैं अगर 2 लोग बैठे हो तो आप कहते नहीं भाई हम तो इस रिक्शे में नहीं, चलाने वाले 2 तो हम तो इस रिक्शे में नहीं बैठेंगे। तो आपको कभी इस मुश्किल का सामना नहीं हुआ? वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि बच्ची साथ बैठी हुई है तो वो एक अलग पर बच्ची रिक्शा चला रही है ना। अब लोगों का रिस्पॉन्स कैसे जब आप निकलती हो रिक्शा लेके? बस साथ, आपको पता है कि कोई लोग बातें भी करते हैं, कोई साथ भी देते हैं, बस इसी तरीके से। अच्छा, कोई मतलब जाहिर है कि निकलते हो इस तरह से रिक्शा लेके और तो पुलिस वाले या कुछ इस तरीके से वो तंग तो नहीं करते? नहीं, पुलिस वाले नहीं तंग करते, रोकते हैं, पर वो जेंट समझ के रोकते हैं, जब देखते हैं कि लेडीज से फिर छोड़ देते हैं। तो लोग हैरान भी होते होंगे? जी, हैरान बहुत होते। अच्छा, जब खवातीन जो आसपास आपकी गाड़ी चला रही होती हैं तो उनकी तरफ से आपको रिस्पांस कैसा आता है? वो आपको देख के आई एम श्योर बहुत खुश तो होती होंगी कि जब किसी लड़की को रिक्शा चलाते हुए देख रही होती हैं। वो खुश होती हैं, वो खुद बैठती हैं खुशी से। पहले सब डरते थे कि कहीं ठोक वगैरह ना दे, कहीं गिरा ना दे। फिर जब से सबको पता लगे कि सही चलाती है तो फिर लोग। अच्छा, तो रिक्शा चलाती कैसे हो? देखो रिक्शा वालों को तो हमने देखा हुआ इधर से कट मारा, इधर से कट मारा, नहीं मैं अपनी सीट पर चलाती हूँ। ऐसे चलाते? अच्छा, कभी बाइक वालों ने तंग किया? ये जो बाइक वाले लड़के घूम रहे होते हैं, ये तो हर किसी एक बार हुआ था मेरे साथ। अच्छा। मैं रेंजर्स की गाड़ी के पास जाके मैंने रोका। वो पीछे लग गए थे? जी, पीछे लग गए। चले फिर आपको रेंजर से प्रोटेक्शन दी होगी। अच्छा बच्चे, मुझे ये बताओ कि क्या टाइमिंग्स हैं आपके निकलने? क्योंकि देखिए जो मर्द हज़रात जो रिक्शा चलाते हैं उनके लिए तो कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स नहीं है। वो चाहे सुबह निकलें, वो चाहे रात को निकलें, वो चाहे रात लेट घर भी आएँ, तो हमें पता है कि जी वो सिक्योर है, हमारा मुआशरा ऐसा है। लेकिन एक बच्ची जब ऐसी सवारियों वाला रिक्शा लेके जब शहर कायद की सड़कों पर जा रही होती है तो उसको तो टाइमिंग्स का ख्याल रखना पड़ता होगा। बस 8-9 बजे निकल जाती हूँ सुबह। जी, फिर दोपहर में थोड़ा वफ़ा कर देती हूँ, 2-3 बजे के करीब सवारियाँ नहीं होती, फिर घर आ जाती हूँ। फिर मैं शाम को जैसे 3 बजे निकल गई, शाम 6-7 बजे घर आ जाती हूँ। ठीक है। अच्छा अलीशा बच्चे, मुझे बताओ अगर खुदा न खासा कभी कोई मसला हो जाता हो, ख़राब हो जाए आपका रिक्शा, तो क्या आपको वो उसको सेट करना आता है? अगर कोई टायर पंक्चर हो गया तो टायर का पंक्चर लगाना आता है आपको? जी, टायर का अभी आया है, अभी सबने सिखाया है जी। पहले टायर पंचर होता था, फिर लोग मदद करते तो थे। फिर अगर खुदा ना खासा कोई मसला होता था, हम तो अक्सर रिक्शा वालों को देखते थे ना कि अपनी सीट उठा के लगे में घुसे जैसे चीजें जो है टेक्निकल चीजें उसको सही करने के लिए। पहले तो रिक्शे भी ऐसे होते थे ना कि उनको वो पूरा यूं खींच के स्टार्ट करना पड़ता था। वो एक वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। अब तो ये है कि पुश स्टार्ट भी आ गया रिक्शे और वो चाबी वाले भी जी, सब वही है। तो वो लोग जब रिक्शा ख़राब हो जाए तो मैं साइड पे खड़ी हो जाती हूँ, कोई ना कोई आके सही कर, कोई ना कोई तो बाकी भी रिक्शा ड्राइवर जाके कहीं ना कहीं हेल्प कर देते होंगे आपको। चलो ये अल्लाह ताला मदद करता है, अल्लाह वसीला बनता है। पता चले किसी दिन कोई रिक्शा लेके भाग जाए, ख्याल रखना इस चीज़ का, यहाँ पता नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताएं अलीशा, मैं तो ये सोच रही थी कि बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, जो दफ्तर भी जाती हैं, तो उनका भी बहुत दिल होता है कि जी वो किसी ऐसी या तो कोई ऊबर सर्विसेज में ऐसी ऊबर सर्विसेज इनरोल करवाएं जो खातून चला रही हो, या कोई भी ऐसी बस जो खातून चला रही हो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है क्योंकि उनको होता है कि उनका पर्दा भी सलामत रहेगा। तो लड़कियाँ, बच्चियों के पेरेंट्स आपसे रब्ता करते हैं कि भाई हमारी बच्चियों ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है? करते हैं, रब्ता नंबर वगैरह लेते हैं कि हम आपको, पर
घर की मजबूरियाँ हैं, फिर अम्मी का भी पीछे देखभाल करनी होती है, सो घर के सौदे भी लाने होते हैं। अच्छा माशा, मुझे बता रही थी आप लोग 6 जी 6 बहनें। 6 बहनें हैं, तो सब काम करती हैं? शादियाँ होंगी किसी की? जी 4 की शादियाँ हो गई हैं, एक मेरे से बड़ी और एक मेरे घर में। ठीक है, आप कितना पढ़ी? हाँ बड़ी जो बस वो 9th पढ़ी हुई है, वो घर पर। वो घर पे, वो अम्मी को देखती जी हैं। अम्मी। और आपकी वालदा इससे मुतालिक क्या कहती हैं? मतलब वो खुश होती हैं? जी वो बहुत खुश होती हैं। जी अब्बू ने भी बहुत साथ दिया वालदा। तो अभी आप कितने अरसे तक ये करने का इरादा रखते हो, या आपका आगे का प्लान क्या है, क्या सोचा है आपने? बस यही प्लान है कि घर कराए गए। हाँ जी बस अपना घर हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर आगे अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फिर इससे किसी बस अगर इस चीज़ टैक्सी की तरफ मतलब घर के हिस्से में वो परेशानी दूर हो गई तो उसके बाद फिर कुछ सोच के अपना कारोबार वगैरह इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो बच्चे, बहुत शुक्रिया। अलीशा जमील हमारे साथ मौजूद थी, 17 साल की इनकी उम्र है और ये कराची में रिक्शा चलाती हैं। और मुझे बता रही थी ये ब्रेक में कि कोई स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा ये पैसे भी नहीं बताती अपनी एक राइड के। हाँ। तो वो मतलब दो जो भी लोग सफ़र करें इनके साथ, और जाहिर है कि वो फिर ये है कि इनको सपोर्ट करें प्रॉपर्ली और इनके साथ एडवांटेज लेने की कोशिश ना करें, फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें कि बच्ची है ये क्या बोलेगी तो हम इसको कम से कम पैसे दे दें। भाई जितना बेहतर दे सकेंगे इतना जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और दूसरा, हुकाम से ये दरख्वास्त है कि अगर जैसे कानूनी तकाज़े जो होते हैं ना, ज़ाहिर है कि जो लाइसेंसिंग और ये बाकी सारी चीज़ें, उससे मुतालिक भी स्पेशल केस समझते हुए इस बच्ची की मदद की जाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। अलीशा हमारे साथ मौजूद थे और मैं ये सोच रही थी सती के 17 साल की उम्र में, मैं तो चलो कॉलेज में थी, तो आइडिया ही नहीं होता था कि अगर खुद कमाना है, लाइफ कितनी मुश्किल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या चीज़ होती है, क्योंकि माँ बाप ने लिटरली अपने पैरों में छुपा के रखा होता था, तो बहुत सारी चीज़ें तो हम तक आती ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि ज़िंदगी में आगे जाके क्या क्या किस्म की तलखियाँ भी आती हैं। बट इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने जिम्मेदारी संभाल ली है। और यकीन माने, हम तो फिर कह रहे थे कि हम घर से बाहर निकलते हैं, अगर बात भी करनी है, वर्किंग वुमेन है तो अपने ऑफिस के लोगों से बात करनी, बाकी लोगों से अपने बात भी नहीं करनी, तब भी हम टफ फील कर रहे होते हैं। लेकिन एक बच्ची जिसने बाहर रिक्शा लेके निकलना है, ऐसे तरह तरह के लोगों से बात करनी है, तरह तरह की जगहों पे जाना है, तो वो कितना जो है वो टेंस फील करती होगी इसमें। अच्छा जी, अब हम आपको मिलवाते हैं आगे बढ़ के एक ऐसे मुसव्विर से जो न सिर्फ ये कि एक हाथ से बल्कि दोनों हाथों से तस्वीर बना सकते हैं, और ना सिर्फ ये कि ये बल्कि बैक वक्त दोनों हाथों से दो मुख्तलिफ शख्सियात की तस्वीर बना सकते हैं। बिल्कुल जी, और ये देख के लिटरली अकल जो है वो दंग रह जाती है, वो समझ भी नहीं आता। अच्छा, दो हाथ में नीचे आप पाँव देख रहे हैं ना, पाँव में भी सत्या आपने पाँव कैसे मिस कर दिए? मतलब आप इनके पाँव देखिए जी, पाँव से भी वो है, दो अलग अलग तस्वीरें बना रहे हैं और मुसलसल ये लगे हुए हैं। और ये जो दूसरे हाथ से, यानी कि जो उनका उल्टा हाथ है, उसमें भी उन्होंने पेंसिल के साथ, मेरे एक और पेंसिल अटैच है उससे भी, ये भी एक कसम ले लें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझसे शर्त लगा लें, इन्होंने, हमारे भाई ने आगे चल के अपनी नाक का भी इस्तेमाल करना है। ये नाक रह गई है, इसका इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि बाकी कुछ रह नहीं। अकल ना हल्की, ये आप देख रहे हैं, कोई चीज छोड़ी है इस लड़के ने माशाल्लाह। ये एट अ टाइम ये कितनी अच्छी दो रही, एक तरफ से इमरान खान की पिक्चर बना रहे, वाह भी वाह, और शाह महमूद कुरैशी की पिक्चर, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये भी आप देख लीजिए। अच्छा, अब ये दो कलर्स जिनके इस्तेमाल करें, जरा मैं आपको पिक्चर दिखाते हैं, ये देखें। ओह वाओ, क्या खूबसूरत चीज़ है। आप लोगों को समझ में आई? दो कलर्स का उन्होंने इस्तेमाल किया, रेड और ब्लू का, ठीक है। एक कलर से उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर बनाई, और एक कलर से उन्होंने इमरान खान साहब की जो है वो स्केच बनाया। और उसके बाद जब आप उसको ब्लू ग्लासेस से देखेंगे तो आपको, रेड से देखेंगे तो आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब नजर आएंगे, और ब्लू से देखेंगे तो इमरान खान। वाओ, ये तो साइंटिस्ट है भाई, ये पेंटर नहीं है, ये लड़का साइंटिस्ट है हमारे साथ। बात है कि ये अगर किया जाए, इसमें पाकिस्तान में दो जमातों के बड़े लोग पसंद करते हैं, और उनकी आपस में थोड़ी बहुत वो तल्ख कलामियां भी चलती रहती हैं। तो एक तस्वीर पर ये नवाज शरीफ साहब की बना है, उसमें से इमरान खान साहब की तस्वीर। ये चुप करो, ये देखो जरा, अंडा एग वाइट से, आप सुबह एग वाइट खाकर आते हैं ना पतले होने के चक्कर में, बॉय ने एग वाइट से क्या, दोबारा जरा प्लीज दिखाएं। अल्लाह अकबर, ये देखें जी। अच्छा जी, अंडा तोड़ा है उन्होंने कहा, जर्दी को प्लीज यानी कि निकल जाओ यहाँ से। नौजवान के शर से मुर्गियां भी महफूज नहीं हैं जी। तो हमारे साथ जी ये हैरत अंगेज आर्टिस्ट मोहम्मद अजमेरी सईद और मिस्टर आप मौजूद है। वाओ, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये क्या कर रहे हो भाई, ये तो कमाल कर रहे हो, कब से करना शुरू किया? वालेकुम अस्सलाम। ये मैं शुरू से ही करते रहता हूँ मैं। मतलब कब से, कितने छोटे थे?
मतलब अब मैं सऊदी अरब में था तो मैं बचपन से ही यही करता था। अच्छा, लेकिन ये चलो एक हाथ से तो आपने आर्ट वर्क शुरू किया, ये दूसरे हाथ से कब ख्याल आया कि दूसरा हाथ भी मैं इतना महारत से इस्तेमाल कर सकता हूँ? फिर पाँव का ख्याल कैसे आया? ये ना असल पूरी स्टोरी बताओ हमें जरा। जी मैं बताता हूँ। जी हाँ, ये असल में ना एक कोरिया का आर्ट है, ये कोरिया में ज़्यादा होता है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सिर्फ 5 हाथ या फिर 6 मतलब 6 एक साथ ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई इसको रिकॉर्ड तोड़ते हैं, तो अब मैं 7 ड्राइंग्स एक साथ बनाऊंगा। वाह क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ एक बात है मेरी, मैं क्लास में ना मुझे याद है मेरे क्लास फेलो था, उसकी ड्राइंग बहुत बुरी होती थी। तो जब वो ड्राइंग बनाया करता था तो टीचर ने एक बार उसको डांटा कि तुम क्या पाँव से ड्राइंग बनाते हो, इतनी गंदी ड्राइंग। तो मैं तो आपको दोनों पाँव से एक साथ ड्राइंग बनाते हुए, स्केचेस बनाते हुए देख रही हूँ। तो मुझे बताएं, वो भी अच्छे, हाथों से तो चले हाँ फिर बंदा कर लेता है, ये पाँव कैसे एंगेज करना शुरू किया आपने? और आपका दिमाग एट ए टाइम कौन सी पिक्चर के साथ चल रहा होता है? मतलब मैं हूँ तो मैं एक ही पिक्चर पे, एक ही स्केच पे ध्यान दे सकती हूँ, आप एट ए टाइम 5 वो बस जब मैं कैसे? जी जो मैं जब देख रहा होता ना एक साइड, मतलब सारा ब्रेन फोकस हर जगह से पहला होता है मेरा पूरा। अच्छा नहीं कभी तो काफी मुश्किल भी होता है ये और टाइम टेकिंग होता है, 2 घंटे के अंदर एक होता है। अच्छा ये बताओ कि ये आफ कहाँ से नाम पड़ा, मिस्टर आफ, व्हाट डज इट मीन? क्या है ये? जी हाँ, असल में हम 3 भाई हैं, तो सबके स्टार्टिंग लेटर है ना AAF। ओके। तो बड़े भाई का नाम अहमद है, मेरा नाम अजमेरी है और छोटे भाई का नाम फहद है, तो ये मिला के AAF। ओके। अच्छा भाई कभी ऐसा हुआ कि जब इतनी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है और सारी चीज़ें, तो कभी जाके कोई चेक वेक कराया कि भाई हो सकता है एक से ज़्यादा दिमाग हो जो मुख्तलिफ चीज़ों पे एक साथ चल रहे होते हैं? यहाँ पर तो हमसे एक ड्राइंग नहीं बनती थी, इतनी उस पर बेइज्जती होती थी। नहीं मैं हर आर्ट ट्राई करता हूँ जितना भी पाकिस्तान में अभी नहीं आया ना, जैसे केले पे हो गया, मैंने केले भी बना रखा है, मैंने आटे भी बना रखा है। अच्छा। अंडे भी आपने शायद देखा ही है, मैंने बना रखा है। जी ये हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो चीजें आपने बनाई है। तो आम जो आप बना रहे हो आम पे डॉक्टर आमिर लियाकत मैंने बनाया था, मतलब उनके जाने से बड़ा दुख हुआ था और उनके एक लाइन थी आम खाएगा आम खाएगा। तो अल्लाह पाक जनाब उनकी मग़फ़िरत करें। उनके ऊपर एक बड़े दिस इज वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट उनका खराजे की। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि नाक का इस्तेमाल करने का कभी सोचा? क्योंकि एक आर्टिस्ट मैंने देखा था कि वो नाक से भी कोई, हाँ मैं मुंह से करूंगा। गुड वन। अजमेरी ये मैं चाहूंगी जरा इनकी जो आटे वाली वीडियो वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। ये आटे पे इन्होंने क्या बनाया था? क्या बात। अच्छा अम्मी कहेंगी मैंने रोटियों के लिए आटा गूंदा था, ये अपनी पेंटिंग के लिए ले गया लड़का स्केच के। ओए होए ये जी शुएब अख्तर नहीं शुएब अख्तर है। हाँ जी क्या बात है जी शैबी भाई। और ओए रोटी पे ओए बात सुने, ये रावलपिंडी एक्सप्रेस को दिखाई भी है आपने अजमेरी? नहीं उन्होंने नहीं देखी ये वीडियो। नहीं देखी भाई शुएब अख्तर, ये अब देखेंगे। मैं खुद उनको भेजूंगी कि भाई इस लड़के को तो शाबाशी दे जिन्होंने रोटी पे आपका स्केच बना दिया। मुझे बताइए ये जो आप इस तरह की हरकतें कर रहे होते कि अम्मी आम काटने के लिए बैठी थी कि चले बाकी भाइयों को खिलाएं, आपने उसमें उसमें अपने खराजे की नहीं अम्मी फुल सपोर्ट करती है, अम्मी खुद देती है, बल्कि मुझे चीज़ अम्मी खुद देती है। चलो बेटा कभी अम्मी ने भिंडियाँ नहीं दी, बेटा भिंडी पे भी कुछ बना लो, मैं काटने बैठी हूँ तो तुम भी कुछ कर लो इस पे। हम तो से ज्यादा वो भिंडी का वो जो शुरू का हिस्सा होता है वो मुंह पे लगा के हम वो ड्रैकुलास बनते रहे, बाकी तो और हमने कुछ नहीं किया। वैसे क्या है, हमने जिंदगी वेस्ट की है क्या? क्रिएटिविटी है कुछ भी नहीं। भी ट्राई करते हैं फिर। अच्छा ये भी ट्राई करते हैं, भिंडी भी करते हैं फिर ट्राई। अच्छा अजमेरी ये तो आपने कहा है कि आपने कोरियन आर्टिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ना है क्योंकि उन्होंने एट अ टाइम 7 जो है स्केचेस बनाए थे। और कैसे बनाए थे वैसे उसने? जी हाँ ये वैसे बताएं, एक मुंह से बना रहा होगा आई एम श्योर। कैसे? 2 हाथों जी अभी जब आपने मेरी 5 ड्राइंग्स देखी है आपने, तो एक साथ एक स्टिक पे 2 पेंसिल्स कनेक्ट थी। तो मैं क्या करूँगा, एक स्टिक पे 5 करूँगा और एक हाथ से बनाऊंगा और 2 पैरों से नॉर्मल। वाओ अरे भैया ये तो एक हाथ के भी 2 इस्तेमाल है। तो ऐसे बनेगी। सबसे अरब तक किसके स्केचेस बनाए अजमेरी? मैंने सबसे ज्यादा इमरान खान के। अच्छा वैसे एक चीज देखी है मैंने कि आप उल्टे हाथ से काम में ज्यादा महारत रखते हैं, या फिर आपने दोनों हाथों से भी ये काम कर सकते हैं कि 2 पेंसिलें एक तरफ और एक तरफ? हाँ मैं दोनों हाथों से कर सकता हूँ। अच्छा पंजाबी में कहते हैं खबचू, तो ना कि लेफ्टिस्ट तो नहीं आप लेफ्ट हैंड से तो नहीं आप वो करते? लेफ्टिस्ट क्या कहते हैं इनको, मतलब जो खबचू? नहीं मैं राइट से कर, मैं लिखता राइट बाएं हाथ से लिखना। चले जबरदस्त है भाई। और आगे फ्यूचर? हाँ मदिया और मेरा मुश्तरका सवाल, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप अपना, क्या करना चाहते हैं 7 स्केचेस बनाने के अलावा? असल में मैं अब
जी जी, नहीं मेरा असल में पूरा मेरा फोकस ही आर्ट के ऊपर है। असल में जब मैं देखता हूँ ना टिकटॉक, आप देख लें इंस्टाग्राम, तो उस पे टैलेंट, लोग पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, हर बंदे के पास किस्म किस्म का टैलेंट है। वो इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि आप लोग देखते हैं जब टिकटॉक खोलते हैं तो फजूल सी वीडियोस आती हैं, इसलिए मैंने टिकटॉक डाउनलोड ही नहीं किया किसी गम से। हाँ, मैंने किया हुआ है, डाउनलोड नहीं करते। हाँ। मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं ये देख के कहता हूँ कि शुक्र है मैंने ये नहीं किया। हाँ, लेकिन डाउनलोड क्यों नहीं करते अजमेरी? हाँ जी, डाउनलोड इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों को पता है भाई कंटेंट हम लोगों को मिलेगा नहीं और फजूल सी चीज़ें देखने को मिलेगी। और बल्कि बड़ा अच्छा ऐप है ये, अगर आप इसका एल्गोरिथम बड़ा अच्छा है, अगर आप इसको सही तरह यूज़ करें तो बस मैं अपना पूरा फोकस इस पे ही देना चाहता हूँ भाई, पाकिस्तान में एक नया किस्म का आर्ट लेना चाहता हूँ। अच्छा, पढ़ाई में क्या करे अजमेरी, जल्दी से तो बता दो, कितनी भी पढ़ाई मुकम्मल की है और कितना आगे करना है जाके? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, फर्स्ट ईयर ICS करो। हो तो फिर आगे भी आप रहते लाहौर में, तो फिर तो मैं देख रही हूँ कि आप हो सकता है आप NCA में एडमिशन लें, ख्वाहिश तो होगी? नहीं मैंने लॉ में लेना है। लॉ में लेना है? जबरदस्त, ठीक है जबरदस्त, वेरी गुड जी, अच्छी बात है। अभी मैंने आपकी जी बताओ। मैंने आपके लिए लाइव स्केच भी बनानी थी, लाइव स्केच बनानी थी, हाय। अच्छा ऐसे काम करें, आप हमारे साथ रहें, हमारा लाइव स्केच आप बनाएं, ठीक है? हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और स्टोरी करेंगे, ठीक है? सेगमेंट शेयर करेंगे और फिर आपके पास आएंगे, बीच में हम आपके पास आते रहेंगे, ठीक है? अभी मैं वो लेके नहीं आया, पेंसिल वगैरह भी लेके हमारे दिल के अरमां में बह गए। बहरहाल थैंक यू सो मच मोहम्मद अजमेरी साहिब, थैंक यू। हमारे साथ आप मौजूद रहे। जालिमा, जब बनाना नहीं था, जब पेंसिल लानी नहीं थी, तो हमें ख्वाब क्यों दिखाए? हमें ख्वाब क्यों दिखाए? हमने तो प्लान कर लिया पूरा शोज के मुताबिक कि ब्रेक लेंगे, कुछ और करेंगे, फिर आएंगे वापस, फिर ब्रेक लेने हमने रोना है ब्रेक में। ब्रेक। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल सोशल मीडिया पर इतनी चीज़ें, इतनी ख़बरें, इतनी डिस्टर्बिंग न्यूज़, और यूट्यूबर्स ने भी अजीबो गरीब भौंचाल मचाया हुआ है। एक ऐसा भी पिछले दिनों दुआ का इशू हुआ, उस पर यूट्यूबर्स ने ऐसी वीडियोज़ लगाई, और हर तरफ जब इस बच्ची के इंटरव्यूज़ देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं ना बस सोशल मीडिया से कतई ताल्लुक़ कर लूँ कुछ दिनों के लिए। अच्छा, चक्कर ये है कि बात हम अपने ये जो फ़ोन है ना हमारा, ये हमें इतना अपना आदी बना लेता है, हम इतनी एडिक्शन में पड़ जाते हैं कि हम साथ बैठे हुए भी हमारा फ़ोन, मिसाल के तौर पर जब हमारी ब्रेक होती है तो सबसे पहले हमारी नजरें कहाँ जाती हैं? आपके हाथ में आपका फोन, मेरे हाथ में मेरा फोन। हम उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं? किसी से कन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते, किसी से बात नहीं कर रहे होते, हम सोशल मीडिया की डिफरेंट ऐप्स देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, 10 वहाँ पर वीडियोस आ रही होंगी, लिंक्स आ रहे होंगे, कोई आपने देखा उसकी पसंद का। फेसबुक पे चले जाएं, डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट चीजें, टिकटॉक, स्नैपचैट, कभी-कभी इतना टॉक्सिक हो जाता है कि उससे डिटॉक्स लेना बड़ा जरूरी होता है। देखें ना, कभी-कभी आप डिप्रेस हो जाते हैं सत्ती भाई। स्क्रीन टाइम के हवाले से तो डॉक्टर्स वैसे ही कहते हैं कि रात को सोने से 2 घंटे पहले आप अपना स्क्रीन टाइम कम कर लें, उसको ना देखें। फिर ये कि ब्लू लाइट फिल्टर से लेकर 10 तरह की रेज होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन सोशल मीडिया, बात वो ये कि कभी-कभी सोशल मीडिया के बेइंतहा इस्तेमाल से, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे एक लाइफ होती है जो आप डिफरेंट लेके चल रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए, और उस लाइफ को भी मेंटेन करते करते ना कभी-कभी आप थक जाते हैं। फिर जिस किस्म की खबरें आपके पास रोज आ रही होती हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं जनाब कि आप सोशल मीडिया से लें ब्रेक फॉर अ वीक, जिसको आप सोशल मीडिया डिटॉक्स या डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं, और उससे फिर जी डॉक्टर्स कहते हैं, ये बरतानिया में रिसर्च हो रही है कि यू विल फील बेटर। मैंने अपनी बहुत सारी दोस्तों को देखा है करते हमने मजीद नीम हकीम नहीं बनना, ठीक है? हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयदा दानिश अहमद से बात करेंगे, वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। भाई ज़रा बताइएगा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएं, कि ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है हमारे जहनों को? बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है हमारे जहनों को सोशल मीडिया, क्योंकि हर वक्त का इसका इस्तेमाल है हमारा। अब अगर हम देखें सारा में, हर जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जैसे कि बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो गया और बहुत सारी मैलेडीज़ हैं, वो कॉज होती हैं स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस हमारे वीविंग एक्सपोजर की वजह से आता है, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं। तो सोशल मीडिया का इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रिसर्चेस में ऐड करूँगी आगे जाके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यूके में अब डॉक्टर्स जो है वो अब कुछ महीनों में या चंद दिनों में ये लिखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन में कि आप 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए सोशल मीडिया को जो है वो हटा दें अपनी ज़िंदगी से। लाइक आप उस पर ब्राउजिंग नहीं करें। और अभी भी लोग करते हैं सोशल मीडिया डिटॉक्स, लोग कर रहे होते हैं कि एक दिन आपने सोचा कि आज मैंने किसी भी सोशल मीडिया आपको हाथ नहीं लगाना, एंड यू फील बेटर। या फील बेटर। इससे एक्चुअली डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लो सेल्फ इस्टीम,
सोसाइटल आइडिएशंस, ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के यूज़ से आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपटीशन का सेंस डेवलप होता है इंसान के अंदर, कि अगर कोई है उसके नेबर से उसका कोई रेवलरी बिहेवियर नहीं है, उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो अपनी पोस्ट बार बार डाल रहा है कि उसने घर लिया है, कार ली है, ये लिया है, वो वेकेशन पे जा रहा है, वेकेशंस पे जा रहा है, तो वो जो उसका नेबर है वो ऑटोमेटिकली उससे कंपटीशन फील करेगा और फिर वो जेलसी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उन दोनों के दरमियान एग्रेशन फील होगा, लाइक जो नॉर्मली देखा जाता है। और ये कॉज करता है सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि अब क्या हुआ, उन दोनों की आपस में तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन उसने उसकी उन्होंने उनकी जो है वो पोस्ट देखी ऐसी कि जिसकी वजह से जेलसी पैदा हुई। जैसे लोग जा रहे होते बाहर खाने भी जा रहे होते तो सब अपनी पिक्चर्स लगा रहे होते, आपको नहीं पता होता कि ये जो आपकी पिक्चर है, ये खाने की वीडियोस है, पिक्चर्स है, किसको किस तरीके से हिट कर रही है। राइट, और प्राइवेसी का भी इसमें फैक्टर है जो आपने बताया कि किस तरह से हिट करेगी, कि प्राइवेसी हमारी नहीं रही है अब। लाइक अब आपने देखा होगा, लाइक हम सभी देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे खाने की तस्वीरें लगा रहे हैं। एक अगर पान भी कोई खा रहा है तो उसकी पिक्चर लगा रहे हैं। अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहाँ पर मेंशन करूँ तो इसमें हसद भी बहुत डेवलप होती है, ठीक है, हसद। और इस्लाम में यह है, कई हदीस में मैंने ये सुना है, पढ़ा है कि अगर जो है वो आप अपनी चीज़ कोई डिस्प्ले करते हैं तो उस पर नज़र लगती है, राइट। और हमारे नबी की आखिरी उम्मत में सबसे ज़्यादा अमवात सिर्फ नज़र की वजह से होंगी, एक दूसरे के कपड़े देखना, लाइक शो ऑफ जो होता है मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट शोइंग ऑफ योर स्टफ। एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा, उसके अलावा साथी हम देखते हैं बहुत सारे क्योंकि सम हॉन वेरी अनफॉर्चुनेटली अगर कोई बुरा इवेंट हो जाए तो उसमें हमने देखा कि कोई ऐसी पिक्चर जो कि हमें लोगों के सामने किसी भी एक्सीडेंट की नहीं दिखानी चाहिए। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और किसी की लाश बाहर पड़ी हुई है खून में लथपथ, तो हमें पता है ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन वही चीज़ जो है ना वो हम ज़्यादा उसको फैलाएंगे और लोग उसको देखेंगे भी ज़्यादा, और फिर वो हर जगह आपको नज़र भी ज़्यादा आएगी। तो ऐसा भी कॉन्टेंट जो है वो हमें अक्सर डिप्रेस कर देता है कि हम जब भी अगर फ़र्ज़ करें, मैंने इंस्टाग्राम खोला और जैसे व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो तब ये यकम शाबान को जो पेशावर में इमाम बारगाह में ब्लास्ट हुआ था, तो वो उसकी मैं देख रही थी, हर तरफ से वीडियोज़ आ रही थी, लोग रो रहे थे जब, तो उसको देख देख के मुझे डिप्रेशन हो रहा था और उसको देख देख के मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि मैं कुछ भी खोलती थी, ट्विटर खोलती थी उसी चीज़ के बारे में बात होती थी, मैं इंस्टाग्राम खोलती थी उसी चीज़ के बारे में बात होती थी, कुछ भी करती थी। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब कर देती हैं? बिल्कुल, हाँ। एक तो पास्ट की और प्रेजेंट की, जैसे कि पास्ट में कुछ हुआ है तो आप अगर ब्राउज करेंगे, ठीक है, आप नॉन स्टॉप ब्राउजिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ मटेरियल पास्ट का भी आएगा जो आपकी मेमोरी को अफेक्ट करेगा, जो रिकलेक्शन करेगा थॉट्स को, और मूड स्विंग्स को कॉज करेगा, डिप्रेशन आएगा इसके अंदर, लो मूड आएगा। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मेरे आ रहे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि जो कभी कोई ब्लास्ट हुआ है पास्ट में या कोई एयर क्रैश हुआ है तो उसकी फुटेज वो देखती हैं, अगर फीमेल पेशेंट है या मेल है, वो देखते रहते हैं उसकी अगर फुटेज या उसकी पिक्चर्स या जो भी चीज़ें उसके से रिलेटेड हैं जो वीविंग मटेरियल में है, तो वो देख देख के उनको जो है वो स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है और फियर उनका डेवलप होता है। तो ये जो सोशल मीडिया है हमारे मूड स्विंग्स में भी बहुत पार्टिसिपेटिंग फैक्टर करता है। देखिए दोनों चीज़ें मदीहा, एक तो ये चीज़ है कि ये हमारे मूड को अच्छा भी करता है, हम प्लेजेंट मूड में भी आते हैं, लेकिन ये हम पे भी डिपेंड करता है। एक्चुअली नॉन स्टॉप जो ब्राउजिंग होती है ना, उसमें लॉट्स ऑफ मटीरियल वी रिसीव, बहुत हर किस्म का मटेरियल हम देखते हैं, बहुत सारा। तो कुछ हमारे मूड को अच्छा करता है, कुछ हमें डिप्रेशन में ले जाता है, कुछ हमारी सेल्फ स्टीम को लो करता है, तो ये मिक्स है। लेकिन एक हफ्ते का डिटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, करना आपने एक हफ्ते का डिटॉक्स? मैं तो सोच रही हूँ कि कर ही लूँ एक हफ्ते का डिटॉक्स। एक हफ्ते तो नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा, एक दिन का डिटॉक्स कर। किसी फेवरेबल एनवायरनमेंट में जाके इंसान ये डिटॉक्स कर सकता है। वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। ओह वाओ। और उस से मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था और उसके बाद आई मूव्ड जी, बहुत हसीन दिमाग, और उसके बाद मैं तो परेशान थी कि भाई मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा। लेकिन एक हफ्ते के लिए जब मैं, वो कहते हैं ना कि शादी की बात का टाइम भी था, तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली तो मैं सोशल मीडिया पे होती थी, बट आई एंजॉयड अ लॉट बिकॉज ऑफ नो सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच जी। सईदा दानिश हमारे साथ मौजूद थे। मेरे ख्याल से हमें भी एक दिन सोशल मीडिया का डिटॉक्स करना चाहिए। बिल्कुल जी, ज़रूरी है, व्हाई नॉट। ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। शो है हमारा बाखबर सवेरा, और उम्मीद है कि अब तक हमने आपको खासा बाखबर और एंटरटेन रखा होगा। मुल्क के सियासी हालात पे भी हमने गुफ्तगू हुई कि तरह तरह से हालात पे, तरह तरह के वाक़यात पे, मुश्किलात पे, चाय की बंदिश पे, अपीलों पे और तरह तरह की चीज़ों पे हमने खासे अपना तज़किरा
किया, तज्जिया लिया, अपने तबसरे पेश किए। तो अब भी हम यही कुछ करने का इरादा रखते हैं, आप बिल्कुल मायूस ना होइएगा। बिल्कुल जी। और साथ साथ अच्छा एक और चीज़, हमने 2 दिन पहले शो किया था जनरेटर्स के हवाले से कि जो गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड के अखराज होता है वो कितना हमारे लिए जहर कातिल के तौर पे साबित होता है, क्योंकि ना तो उसका स्मेल है ना उसका कोई रंग है। सो प्लीज़ मैं एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म से आप तमाम तो लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप अपने घरों में जनरेटर रखते हैं तो जनरेटर को किसी ऐसी जगह में रखें जहाँ से जो उसके अंदर की जितनी भी गैस अखराज है वेंटिलेटेड, जी बिल्कुल, दूसरी हवा, खुली हवा में हो सके, उसकी कोई भी हवा, कोई भी गैस जो है वो कोशिश कीजिए वो घरों के अंदर ना आए। क्योंकि देखें अभी जो बुने यूनिवर्सिटी का भी जो इंसिडेंट था वो भी इतना वो कोई डिसहार्टनिंग इवेंट था। और उससे पहले हमने देखा कि जो आमिर लियाकत साहब की भी जो डेथ हुई है तो उसमें मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और ज़रा सी छोटी छोटी एहतियात से आप अपनी बचत कर सकते हैं। और टॉप स्टोरी से जाने चलते हैं। पाकिस्तानी लड़कियां भी किसी से कम नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की फ़ख्र मिक्स मार्शल आर्ट्स की बेहतरीन फाइटर अनीता करीम थाईलैंड में मुकाबले के दौरान ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को नॉकआउट कर दिया। तीनों राउंड्स में हरीफ पर भारी रही। तलबा के लिए अच्छा मौका, सऊदी अरब की 25 जामियात ने मुख्तलिफ शोबों में आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया। वजीफे के साथ दीगर सहूलियात भी मिलेंगी। जैसे जैसे ईद उल अज़हा के दिन करीब आ रहे हैं, मवेशी मंडियों की रौनकें भी बढ़ना शुरू हो गईं। कराची की मवेशी मंडी में भी रश पड़ने लगा, खरीदार सस्ते दामों की तलाश में मसरूफ। भाई तो बात यह है कि हम ये तज़किरा करने जा रहे हैं कि आजकल वैसे बड़ी अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी आती है तो इंसान सोचता है कि जैसे बेसिक सवाल ही होता है कि आप किसी के से पूछते हैं कि भाई मेरे हालात कैसे होंगे। एक तो मुल्क के हालात आपको दिखाई दे रहे होते हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, ये चीज़ें ऊपर जा रही हैं, सारी चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ आपको सर्टेन नहीं लग रही। ऐसे में लोगों को अपना फ्यूचर भी अनसर्टेन दिखाई देता है। मतलब आप अपनी मिसाल ले लें, आप किसी को जाके हाथ दिखाएंगी, क्या करेंगी? आप पूछेंगे ना कि भाई इनकमेंट्स कब होंगे, पैसे कब बढ़ेंगे, आप मुस्तकबिल में क्या लिखा है, क्या चीज़ें किस तरह से बेहतर हो सकती हैं, सबके जहन में ये सवाल होता है। तो ये सवाल हमारे सियासतदानों के जहनों में भी आता है। तो उसका कुछ एक नज़ारा हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर कराएंगे कि जहाँ पर सबकी एक मकबूल शख्सियत जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब। हाय सती, आपने बता दी पहले तो 40 में लोग पहचान सकें कि जी अगर वो पहचानने। अच्छा देखिए जी, आपको पता है कि 2 दिन से बजट पेश नहीं हो पा रहा है पंजाब असम्बली में। भौंचाल पंजाब असम्बली का एक तरफ, वहाँ पे आइनी बहरान, सियासी बहरान एक तरफ। और मुझे लगता है इसी वजह से उस्मान बुज़दार साहब काफ़ी कंसर्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा जी मेरा हाथ देख के बताओ बजट पास होगा। नहीं, मेरा हाथ देख के बताओ कि मैं दोबारा वसीम अकरम प्लस बनूंगा या नहीं। That was the question। एक दफ़ा तो बन गया जब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। अचानक मेरा नाम कुरैश फाल में निकला और मैं उतने अरसे वजीर आला रहा जितने अरसे हुकूमत रही। तो अब क्या ऐसा मुमकिनात में से है। हाँ। अच्छा वैसे एक बात मुझे इनकी ना अच्छा कितनी कूल है ना, मतलब परेशान सब हो रही है, आपस में बहस चल रही, लोग सोचे जी करना क्या है। हाँ। उन्होंने वो परेशान उसको नहीं आने देना, अता तारड़ साहब को निकालो, उधर करो, ये करो, इजलास नहीं बुलाने देना, उधर गवर्नर इजलास। जस्ट इमेजिन, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए आपको कि एक जाने आग लगी और दूसरे जाने बाहर आप आराम से पार्टी। अच्छा ये हाथ में से किनको दिखा रहे हैं, ये किनको दिखा रहे हैं? हाँ जी, ये सादिया साहिबा हैं। सादिया साहिबा जी रुकनी पंजाब असेंबली, ठीक है, वो उनको हाथ दिखा रहे हैं। तो क्या उन्होंने वैसे बताया होगा? वैसे पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा ओ जी बस जी आइंदा भी तुसी हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि आप ये देखें कि ये बड़े मुबारक साबित हुए हैं वैसे इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि अच्छा, जितने अरसे ये वज़ीर आला रहे, नहीं उनके लिए, पंजाब के लिए नहीं, हाँ। लेकिन इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक मैं हूं तब तक बुज़दार है। एग्जैक्टली जब बुज़दार को हटाने का फैसला किया ड्यू टू द प्रेशर और व्हाट्सोएवर, तो बुज़दार फिर भी नहीं हटे। उनका नोटिफिकेशन बाद में जारी हुआ, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत अदम एतमाद के नतीजे में पहले चली गई। तो ये इतने मुबारक थे। तो आप देखें कि आगे लिखा है वज़ारत, वो भी देख रहे थे कि आगे कोई मुबारक चीज आ रही है। हाँ, क्योंकि मेरा देख के हो सकता है उन्होंने कहा कि जब नहीं लिखा था तब भी आप बन गए थे, अब दोबारा बन जाएंगे। क्यूट।
चले जी। अच्छा जी, अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हो भाई। आज तो हमने आपकी बड़ी ज़बरदस्त कैरेक्टर से मुलाकात करवा रहे हैं। आज हमारे शो में आपने देखा पेंटर जो कि एक साथ 4-5 चीज़ों की जो है वो पेंटिंग कर रहे हैं। हमारी बच्ची जो आ जाई थी अलीशा जमील, जो कि रिक्शा चलाती हैं, 17 साल की होकर कराची में। और अब हम आपसे की मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं फिर मिक्स मार्शल आर्ट्स में क्या कमाल महारत रखती हैं। अभी ये थाईलैंड गई थी, ऑस्ट्रेलवी हरीफ इनके मद्दे मुकाबिल थी। सती ज़रा आप एक्सप्लेन कर सकती हैं उन्होंने किया क्या है? मतलब मैं जस्ट इमेजिन कि ये तो वो अगली बेचारी कोशिश कर रही थी। बस ओ भाई बस ये क्या किया? मासूम बेचारी ऑस्ट्रेलवी कुड़ी बेचारी, मतलब होगी कोई और नहीं याद, लेकिन ये है कि क्या हाल किया इस बेचारी का। तो इस मामले पे हम जरा बात कर लेते हैं। पावरफुल पिक्चर दिस इज, ये पिक्चर आप देखें, ब्यूटीफुल पिक्चर। लेकिन ये है कि जाहिर है कि आप देखें कि बर्दाश्त करना भी, और MMA के मुकाबले जो होते हैं उनसे ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं MMA फाइटर अनीता करीम। अनीता, बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमने आपको स्टूडियोज में इसीलिए नहीं बुलवाया, हमने आपको दूर रखा अपने आप से। हम नहीं चाहते कि हमारी कोई बात आपको बुरी लग जाए और आप ऐसे ही उड़ के आए। और मेरे तो पाँव में भी चोट लगी हुई है, मैं तो भाग भी नहीं सकता यहाँ से। और मेरा घुटना काम नहीं कर रहा। तो भाई अनीता, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ सिलसिला। और वैसे मैं ये देख रहा था, चूंकि आई फॉलो बॉक्सिंग एंड MMA, तो मैं ये देख रहा था कि ये है MMA फाइट, ये MMA की फाइट थी, लेकिन आपने इसमें अंदाज बॉक्सर्स वाला अपनाया, मतलब ताबड़तोड़ पंचेस से आपने हिलने नहीं दिया। ये क्या मामला था? फाइट में जब मेरे पंचेस लगे तो मुझे दिखा कि इसको कनेक्ट हो रहे हैं पंचेस, मेरे पंचेस से ही। हाँ। तो मैं अपने पंचेस पे ही मैंने फोकस किए और थोड़ी बहुत सिक्स पर भी फोकस किए। सही। अच्छा, पहले तो बच्चे मुबारकबाद भी आपको अनीता। अनीता, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 25। 25, ओके ठीक है, चलिए 25 कीजिए। अनीता, मुझे ये बताइए कब से कर रही है भाई आप ये MMA मार्शल आर्ट्स में, आप कब से आपने शौक रखा हुआ है? मार्शल आर्ट मैंने 2017 से स्टार्ट किया था इस्लामाबाद में फाइट फोर्सेस अपने भाइयों के साथ, तो वहाँ से मेरा मिक्स मार्शल आर्ट का जर्नी स्टार्ट हुआ। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, ये बताएं कि आपको आर्म कलेक्टर कहा जाता है। अच्छा, ये निकनेम क्यों पड़ा? क्योंकि इससे पहले ये रोंडा राउजी के पास ये टाइटल था, मतलब उनको ये कहा जाता था। तो किस वजह से मतलब ये आपको ये मतलब आपका ये निकनेम पड़ा या आपके बारे में ये बात कही जाती है? इस्लामाबाद में एक इवेंट हुआ था ग्रैपलिंग पे, जुजुत्सु, ब्राजीलियन जुजुत्सु का एक इवेंट हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट की। वहाँ पर उसमें रूल होता है कि अगर आपको कोई लोग लगता है तो आपने टेप करना, दूसरा वाला फिर आपको छोड़ देता है। तो मैं जब कम्पीट कर रही थी तो मेरे साथ मेरी जो ओपोनेंट थी उसने टेप नहीं किया। अच्छा, टेप नहीं किया। उसका फिर उसने टेप नहीं किया तो मुझे भी नहीं पता चला। तब जब वो टेप नहीं की, ऑब्वियसली मैंने जीतना ही था, तो उसका हाथ वहां पर टूट गया। फिर उसके बाद अगली उसकी और दोस्त थी, तो उसने भी यही सोचा होगा कि मैं निकल जाऊंगी, तो उसका हाथ भी टूट गया। वहां से मेरे भाई ने मुझे और आप ये देखें अनीता की मासूमियत देखें कि एक तो मुक्के पर साथी है, फिर बाजू तोड़ देती है, फिर कहती है मुझे पता ही नहीं चला। नहीं, उन्हें भाई गलती उनकी, उन्होंने टैप नहीं किया। अच्छा अनीता, पहले सबसे पहले तो मुझे बताओ, हम जब किसी भी लड़की को मिक्स मार्शल आर्ट्स में देखते हैं या बॉक्सिंग में देखते हैं तो हमें होता है कि जी बॉक्सिंग के लिए तो हम भी बचपन से सुनते आए कि जी नाक की जो हड्डी है वो निकलवा दी जाती है, और ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें चेहरे पे इतने पंचेस पड़ते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े बॉक्सेस के जो चेहरों पे देखा हुआ है कि कहीं ना कहीं निशान रह जाते, स्कार्स होते थे, और वो स्कार्स को अपनी ट्रॉफी लेके चलते हैं। लेकिन आप लड़की हो और घर वाले तो कोशिश करते हैं कि भी लड़की पे कोई ऐसी आंच ना आए, लड़की साथ है, इसकी शादी भी होनी है, ये भी होना है, वो भी होना है। तो घर वालों ने आपको किस हौसले से, किस दिल से अलाउ कर दिया कि बेटे इतने मुश्किल स्पोर्ट में अपना करियर बनाओ? ऑब्वियसली मेरे घर वालों ने सबसे पहले मुझे इस चीज के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए फोर्स किया था कि एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस सीखो, क्योंकि पाकिस्तान के हालात सबको पता है कि लड़कियों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है बाहर जाना, अकेले इधर उधर जाना। तो वहाँ से फिर मेरे घर वालों ने मुझे नहीं, लेकिन ऐसे हालात में तो लड़कों के लिए बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह से आप मुक्के बरसाती हैं। जी जी अच्छा, वो नहीं, मेरी नाक की हड्डी को इस तरह से नहीं निकालता, बस ऐसी अफवाहें होती हैं। क्योंकि लेकिन वो चपटी हड्डी होना जरूरी है। मेरी तरह लंबी नाक हो तो एक ही मुक्के की मार है। अच्छा बहरहाल ये बताएं कि भाई जी
हाँ जी पढ़े सर मेरी नाम बढ़िया। मैं कराटे वराटे थोड़े बहुत सीखने की कोशिश की मुझे थी, तो सब पढ़े थे अनीता तब से। अभी से कसम से अपने नाक में दर्द शुरू हो गया और मैंने शायद मैंने दबाना भी शुरू कर दिया। कह रही मेरी नाक लंबी आपसे वो आवाज में सुनी चला। चलिए अच्छी बात है। ये मुझे बताएं अनीता कि एक तो आप अपनी नाक कैसे बचाती हैं, उससे आगे चल के हम सवाल करेंगे, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन क्या है एक ऐसी दुनिया में जब हम इंटरनेशनली देखते हैं कि अमेंडा न्यूनेस है, क्रिस साइबॉर्ग है, राउंडा राउजी थी, हेली होम थी, देयर आर सो मेनी फाइटर्स जो कि इस वक्त रूल कर रही हैं, तो आप पैना हो गई जिन्होंने अभी न्यूनेस को हराया था, आपकी फेवरेट कौन सी है एमएमए में इंटरनेशनली? मेरी फेवरेट मेरे भाई है उलमी सलीम जो कि मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर है। Okay. और दूसरा मैं अपने लिए खुद हूँ। जबरदस्त। ओ क्या बात है मैं यार। अपनी फेवरेट हूँ भाई। क्या बात है। जबरदस्त। अच्छा आगे क्या प्लान है अनीता आपका, क्या करना चाहती है मजीद इस फील्ड में? आगे का प्लान यही है कि हर रोज ट्रेनिंग करना, हर रोज अपनी टेक्निक को और इम्प्रूव करना और अच्छे से अच्छे इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और यही कोशिश करना है कि पाकिस्तान से और भी खवातीन आए और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर उसको रिप्रेजेंट करें। अच्छा इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल की आपने बात की तो जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे UFC हो गई या दी वन चैंपियनशिप हो गई या बेलेटर हो गई, आप चाहती हैं कि आप आगे चल के उनमें से किसी कंपनी का हिस्सा बने जो MMA फाइट कर रहे हैं? जी फाइट भी इसीलिए कर रही हूँ कि सबका यही ड्रीम होता था, एथलीट्स का भी यही ड्रीम होता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने। मेरी भी यही कोशिश होगी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी हम आपके ना साथ में एक पिक्चर्स भी चला रहे हैं जिसमें आप थोड़ा वर्कआउट कर रही हैं और आप पुशअप्स जो आप लगा रही हैं वो आप साहिल समुंदर पे वो पत्थर जिन पे आप पाँव नहीं रख सकते, आपने पूरा उन पे अपने हाथ रखे पुशअप्स लगा रही हैं, तो ये कितनी टफ रूटीन होती है भैया आपकी? बंदा सैर के लिए भी जाए वहाँ पे पुशअप्स लगाना शुरू कर दे, ऐसा होता नहीं अनीता आपके साथ? टफ नहीं है, आदत हो गई है। जब मैंने स्टार्ट किया था मिक्स मार्शल आर्ट तब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होती गई और हमारी लिए इजी लगता है सारी चीज़ें। इजी लगता है, ठीक है भाई मुझे भी ज़रा पुशअप्स की अच्छी टिप दे देना। आपने तो डूब जाना है। आप मतलब ये तो करने की देर हो। डन हो गया अनीता। इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट टाइम इस्लामाबाद आऊंगी तो आई एम डेफिनेटली कमिंग टू सी यू, मैं आपके पास आऊंगी और फिर मैं आपसे थोड़ी बहुत अच्छी टिप्स भी लूंगी इस हवाले से और आप मुझे टिप्स भी बताइएगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। छोड़ दीजिएगा। बस मेरा बचपन में टूटा था, प्लीज मेरे बाजुओं को छोड़ के जो भी सिखाएंगी सीख लूंगी। बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक अनीता, बहुत अच्छा लगा आप बाखबर सवेरा में आई और उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा लगा जब आपने विंग में उतर के वो फेंटी चढ़ाई ऑस्ट्रेलिया। मतलब आप देख लेना कि कंप्लीट फाइटर यानी कि जिसको ना सिर्फ ये कि आम कलेक्टर के तौर पर जाना जाता है कि वो दाव लगा आपको बेबस कर देती है कि आप अगर टैप ना करो तो आपका बाजू निकल जाए दूसरी जाने। क्यूट ने टैप नहीं किया, दोनों ने तो टूट गया ना, उनका कसूर नहीं है, अनीता का कसूर। वो तो जीत तो वैसे भी रही थी, उन्होंने टैप नहीं किया, उनमें जान ही नहीं थी टैप क्या पता ही नहीं चला कि टूट गया। चले जी ये बात जरा आगे बढ़ते हैं और आपको पता है ईद आने में अब कम वक्त बहुत ज़्यादा कम रह गया है और सती जो हालात चल रहे हैं जहाँ जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मुझे तो लग रहा है कि इस बार जानवर भी ठीक ठाक महंगे होंगे। वैसे बहुत महंगे होंगे, मैं तो सोच के भाई जहाँ पर आप देख लें कि कुर्बानी तो वैसे एक फरीज़ा है और जाहिर है कि अच्छा मुझे कहा जा रहा है कि आवाज़ ऊंची करें, लेकिन मेरा दिल बैठ गया ये सुन के स्टोरी का सुन के ना। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हमारे जज्बात नहीं समझते, ये नहीं समझते कि अंदर कैसे बैठ गए। तो हम चाहते हैं कि लोग ऐसी बातें ना समझें ना, कि उनको परेशानियां ना हो। तो बात यह है कि बहुत ज़्यादा महंगाई होने जा रही है, जहाँ बकरे का गोश्त 2000 रुपये किलो तक पहुँच गया है, जहाँ गाय का गोश्त 1000 रुपये किलो से तजावुज़ कर गया है। तो ऐसे में इमेजिन कीजिए कि कुर्बानी के जानवर जो वैसे ही कई गुना ज़्यादा कीमतों पर बिक रहे होते हैं, इस दफ़ा उनकी कीमतें क्या होंगी और लोग किस तरीके से अफोर्ड कर पाएंगे। बिल्कुल जी। तो जो लोग गए हैं मवेशी मंडियाँ जिन्होंने जाना शुरू किया है तो उनकी व्यापारी से ना बड़ी ज़बरदस्त बड़ी मज़ेदार बहस हो रही है, जिसका अहवाल हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान जी। इस वक्त मौजूद भी हैं कराची की मवेशी मंडी में, तो उनसे जान लेते हैं क्या वो मनाजिर देखने हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मवेशी देखें कि हम यहाँ पर बैठ के डिप्रेस हो गए और वो वहाँ पर जाके खुश हैं। खुश क्यों है भाई, पहले ये बताएं। अच्छी कीमत का जानवर तो नहीं मिल गया आपको कहीं? जी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के अंदर और ये मवेशी मंडी
12,000 जायद एकड़ के रकबे के ऊपर मोहित है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मैं VIP ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। कमो बेश यहाँ पर 25 ब्लॉक के अंदर इस एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी को जो है वो तकसीम किया गया है। मेरे पस मंज़र के अंदर जो आप इस वक्त दिखा दूँ, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये जो पार्तन से लाए गए जानवर है, इनकी मालियत है 30-30 लाख रुपए। हैं जी? ये 30-30 लाख रुपए। रुके अनवर बात सुने, ये इन सब जानवरों की जो कीमत है वो 30 लाख है या एक जानवर की बता रहे हैं आप? ये एक जानवर की कीमत 30 लाख रुपए है। ये पूरे साल इनको नाजो नखलों से पालते हैं और काम करें, छोड़े वापस आते हैं। हमने नहीं सुना, ये हमारा दिल दुखा रही है ये बातें। 30-30 लाख रुपए एक जानवर। इसके बाद 30 लाख रुपए, उसके बाद आप आगे की जानिब बढ़ेंगे, मजीद ब्लॉक आते हैं, जनरल ब्लॉक आते हैं, फिर आप आगे की जानिब बढ़ते जाते हैं तो वहाँ से जानवर आपको 2 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए की जानवर मिलेंगे। उस ब्लॉक के लिए आपको पहाड़ी तवील तरीन सफ़र तय करता हुआ जाना पड़ेगा। मैं आपको तो 12,000 से ज़ायद एकड़ पर तवील तरीन ये मवेशी मंडी है एशिया की, कि जहाँ पर इंतहाई खूबसूरत और दीदार जानवर लाए गए। अब आप इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर कम से कम जानवर लेंगे तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का मिलेगा। तो और ये जो जानवर की आप बात कर रहे हैं, आप बकरे की बात कर रहे हैं या आप छोटी बच्चिया की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त बैल की और बच्चिया की। इस ब्लॉक के अंदर 30 लाख रुपए, आप आगे जाएंगे 15 लाख रुपए, फिर 10 लाख रुपए, फिर 2 से 2.5 लाख रुपए कम से कम ये कीमत आपको मिलेगी, 2 से 2.5 लाख रुपए। और बकरों का बताएं, बकरी की कीमत मालूम करेंगे तो वो बकरी की कीमत इस वक्त 50 से 70 हज़ार रुपए के दरमियान है। बकरा जो है इस वक्त एक आला नस्ल का, और एक आते पहाड़ी बकरे जो कहते हैं, पहाड़ी बकरे लोग वाले वो भी लेते हैं, उसकी कीमत ही बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, उनकी कीमत है 45,000 रुपए। तो ये तमाम सूरत हाल है। और एक और बात ये अहम है कि इस वक्त तो लिम्बी डिजीज़ जो सामने आई थी, उस सूरत हाल के हवाले से जो है इस एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट के अंदर एक होता है मार्शलिंग पॉइंट, वहाँ के ऊपर वेटनरी डॉक्टर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जो कि इसको चेक करते हैं। अगर किसी जानवर के अंदर लिम्पी डिजीज का कोई एक केस रिपोर्ट हो गया तो कवायद उसूल ये तय किए गए कि पूरा ट्रक अच्छा इस मंडी से वापस कर दिया जाएगा। देखिए, क्योंकि हमने देखा ये फेस्टिवल भी होता है और यहाँ पे जो जानवर आता है लोग उसको अगर खरीद ना पाए तो उसको देखने के लिए भी आते हैं। और आपने तो देखा भी है कि पिछले दिनों वो जो लंपी डिजीज आई थी उसने मवेशियों को कितना ज़्यादा मुतासिर किया था। तो यहाँ उसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है कि ऐसे कोई डिजीज़ का जानवर यहाँ पे ना आ जाए, क्योंकि ऑफकोर्स एक जानवर आ गया तो उससे तो पूरी की पूरी मवेशी मंडी मुतासर हो जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल इसका एक होता है एंट्री पॉइंट, वहाँ पे होता है मार्शलिंग एरिया होता है। वहाँ मार्शलिंग एरिया के अंदर एक एक जानवर को वेटनरी डॉक्टर्स और उनकी टीम उसकी जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद जानवरों को अंदर आने की इजाज़त दी जाती है। अगर कोई भी एक केस अब तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इस मंडी के अंदर 27 मई को ये मंडी लगाई गई थी और उसके साथ साथ अब जो डॉक्टरों की टीम होती है, जो मंडी के कवायद तय किए गए हैं, अगर किसी एक जानवर के अंदर ये केस रिपोर्ट हो जाता है तो पूरा का पूरा ट्रक मंडी से वापस कर दिया जाएगा, उसको मंडी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मंडी से कई किलोमीटर फासले के ऊपर ये मार्शिंग पॉइंट बनाए गए इसी वजह से कि एहतियाती तदाबीर SOP पर अमल दरामद किया जाए। और इसके साथ साथ जो सूरत हाल ये है कि इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त अमूमी तौर पर कराची के शहरियों को जो रुझान है वो सर शाम उठते हैं और सर शाम यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाती है। एक और चीज़ ये है अब ज़रा वो चक्कर ये है कि आप देख रहे होंगे कि हम रोज़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ती चली जा रही है, यानी कि कहाँ 1100, 1200, 1300, फिर उसके बाद अब तकरीबन 2000 तक बकरे का गोश्त पहुंच गया है, गाय का गोश्त भी इस तरह से हो गया है। अच्छा, ये कुर्बानी के जानवर जो हैं वो हमेशा से ही महंगे होते थे, यानी कि अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो ये जो गोश्त की कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी मुनासबत से क्या रेट्स में भी इजाफा हुआ है? क्योंकि रेट तो पहले भी यही होते थे 50, 60, 70 बकरे के, 45 से लेके 45 ऑनवर्ड्स, उससे कम तो बमुश्किल ही मिलते थे जानवर। जी देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसको उन्होंने उसी तयन के मुताबिक, उसी पुराने फार्मूले के मुताबिक उस सूरत हाल को बरकरार रखा है। जो कीमतें बुलंद तरीन सतह के ऊपर गई हैं, उसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करेंगे सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए, तो देखिए लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत एक आला नस्ल का जानवर पेश कर सके। ये बैल इस वक्त आप देख रहे हैं, खड़ा हो गया, मैं थोड़ा फासले पे हो जाऊँ, ये आप देखें, ये है जी। इसकी कीमत है 30 लाख रुपए। अगर किसी को खरीदना है तो वो यहाँ खरीद सकता है इसको 30 लाख रुपए के अंदर। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसके जो हमने आपको दिखाई। और इसके साथ साथ बुलंद तरीन सतह कीमतों के बाद साथ साथ जो मंडी इंतजामिया से जो हमारी बात हुई कि उनका कहना यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इज्तिमाई कुर्बानियों को जो है वो ज़्यादा फोकियत दे रही है। बिल्कुल जी, क्योंकि सूरत हाल है, अब कुर्बानी के जानवर भी आवाम की दस्तरस से बाहर होने लगे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अनवर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तो सती भाई बात ये है कि आप तो हम देखते हैं ना सदके के जानवर वो इतने महंगे आते हैं, तो ये तो कुर्बानी के जानवर आपको पता है पूरा फेस्टिवल होता है, फिर लोगों ने एक दूसरे को कीमत भी बतानी होती है। फिर जो लेकर आते हैं वो कहते हैं जी मैं तो मतलब खुद चाहे उसकी जिंदगी में कभी मेवा, खजूरें, पिस्ता बादाम ना खाया हो, लेकिन कहता यही है कि मैंने अपने बकरे को देसी घी भी खिलाया, मैंने इसको पिस्ता भी खिलाया, मैंने इसको बादाम भी खिलाया, मैंने इसको दूध भी पिलाया, मैंने इसको गोभी भी खिलाई, मैंने इसको भिंडी,
सब चीजें उसने खिलाई होती है, अब तभी पता है उसकी क्या कीमत कहना ज्यादा चाहिए, होती मैं है। थोड़ी सी आपको टिप देता हूँ। क्या? अब कोई आप महंगा जानवर बेचे ना तो आपसे पूछे कि भाई ये कैसे किया, आप कहें उसको 2-3 चीजें। आप बोलें कि भाई मैंने इसको पेट्रोल पिलाया है, आप बोलें कि मैंने इसको जो है वो डॉलर के टोटे कर करके मैंने इसको खिलाए हैं, आप बोलें, अगर कोई ना माने, मतलब कोई बंदा ऐसा टकर जाए वो कहे कि फिर भी मैंने नहीं करना, तो आप उसको बोलें कि मैंने उसको IMF से कर्ज लेके पाला है, बस फिर तो सब खरीदेंगे, हम सारे इंप्रेस हो जाएंगे। हाय हाय, क्या आपने बात कह दी है। खैर जी, चलें जी, अब ज़रा आगे भी बढ़ते हैं। सदमे तो खैर बड़े लगे हैं, महंगाई ने बड़ा सदमा दिया जी सवाम को, और अल्लाह करे महंगाई जाके कहीं ना कहीं रुके। तनख्वाहें बढ़ती हैं नहीं, महंगाई जो है और दिन ब दिन बढ़ी है। डॉलर देखे कहाँ पहुँच गया है, गोल्ड की रेट्स आप देखे कहाँ पहुँच गया है। खैर जी, अभी हम बात करते हैं कुर्बानी के जानवरों की। तो कुर्बानी के जानवरों से हम आपको ज़रा खूंखार जानवरों पर लेकर आते हैं, जो कि आपको पता है कि बिग कैट्स, जिसमें शेर, चीते इनका शुमार होता है। तो कराची के एक रिहायशी और पाकिस्तान में लोगों ने रखे भी हुए अपने घरों में ये बड़े खूंखार जानवर। सो उनमें एक जनाब एक शहरी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में ऐसी खूंखार बड़ी कैट, बिग कैट रखी है, और स्पेसिफिकली गोल्डन टेबी टाइगर, इसकी अफसाइशी नस्ल के लिए ना वो अब काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, तो इसी हवाले से अली हसन ने एक बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने खतरात का भी सामना किया है, तो ज़रा आपको दिखाते हैं। सुनहरी रंगत और धारीदार जिल्द, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा गोल्डन टेबी टाइगर की अफजाइश नस्ल की जानिब पहला कदम कामयाब। नन्हे मुन्ने खूबसूरत से कब्ज ने टेबी टाइगर्स की तादाद 2 से 4 तक पहुंचा दी। खूंखार जानवरों को पालतू बनाने के माहिर हसन हुसैन सिमजी कहते हैं कि टेबी टाइगर्स एक नायाब नस्ल है। पाकिस्तान में 2 थे, अब माशाल्लाह 4 हो गए। अब ये 2 बच्चे आपने देखे जैसे पीछे हैं, ये माशाल्लाह सब इनको भी बड़ा करेंगे ताकि, और माशाल्लाह दोनों फीमेल हैं। मादा बंगाल टाइगर भी बच्चों की खूब देखभाल करती दिखाई दी। इसके कलर काफ़ी लाइट होता है और ये गोल्डन शेड दे रहा होता है। आप जैसे देखें इसका कलर कितना लाइट है, और ये माँ भी इतनी टेम है कि बच्चा भी हाथ में तो कुछ भी नहीं कर रही। ये दुनिया में ऐसी कोई भी फीमेल नहीं है कि जो अपने बच्चों के साथ इस तरह अलाउ करे। जनूबी अफ्रीका के बाद अब पाकिस्तान में भी ये नस्ल महफूज बनाई जाएगी। गोल्डन टाइगर कब्स की आमद खुशाइन करार दी जा रही है। कुदरत की हसीन शाहकारों में गोल्डन टेबी टाइगर कब्स का नाम भी शामिल हो जाता है। ये कब्स बनावट के लिहाज से खूबसूरत और इनकी नस्ल नायाब है। कैमरामैन याकूब के साथ अली हसन, ARY न्यूज़, कराची। भाई बहुत ही प्यारे, लेकिन अली हसन बड़ी हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू कि जिस तरीके से माइक लेके बैठे हुए थे, उनसे बात भी कर रहे थे और उसके बाद यहाँ खड़े हुए थे। वो तो मालिक था, मतलब, लेकिन बात ये है कि ये प्रेडेटर्स जो होते हैं ना, इस तरीके से इनको डोमेस्टिकेट करना फिर संभालना, ये बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि एक आज़ाद फ़ज़ाओं के आदी होते हैं और फिर ये है कि कभी भी एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकते हैं। वी हैव सीन प्लेंटी ऑफ वीडियोस, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ कभी ना हो। और अली हसन, हैट्स ऑफ टू यू यार। वैसे एक बात है कि अच्छा खासा बंदा जाके वहाँ पर कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है जब ऐसी कोई चीज़ पीछे हो ना। आपको पता नहीं कि मैं यहाँ लिंक दे रहा हूँ, पीछे से क्या हो जाए, पीछे से क्या हो जाए, मतलब मैं हूँ तो अशफाक इज़ाक सत्ती। ये जरा सा आपको पता है, एक बार मैं एक शो करी थी तो उसमें मैं शेर का बड़ा प्यारा बच्चा था, तो मैं उसको लेके गोद में उठा के फेली थी। उसको हर एक ने इतना प्यार किया, छोटा सा बच्चा था शेर का। उस छोटे से बच्चे ने क्रैंकी होके मेरे हाथ पे ऐसी बाइट ली, सिर्फ उसके दांत ही लगे थे, लेकिन वो 3 महीने तक जो है ना मेरा बाजू वो ठीक नहीं हो सका था। ये लाइव शो में हुआ था, मैं एक मॉर्निंग शो कर रही थी। सो बी वेरी केयरफुल। हाँ ठीक है, मोहब्बत अपनी जगह, शौक अपनी जगह, जिंदगी अपनी जगह। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा जी, कुछ अंदोहनाक वाक़यात का हम ज़रा तज़किरा कर लेते हैं। और ऐसे वाक़यात जब होते हैं तो एक तो ये है कि हमारे अंदर बड़ा खौफ की फ़ज़ा कायम कर देते हैं, दिल दहला देते हैं, और दूसरा एक जो वैसे ऐसे इदारे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठा देते हैं। एक वाक़या पेश आया जी, जहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने वाली 2 बहनों को ओबाश लड़कों ने हिरासा किया। अब ये एक वाक़या हुआ, उस पर लड़कियों ने जब अपने वालिद और भाई को आगाह किया तो उन्होंने एक मुलजिम को पकड़ा और दूसरे ने फायरिंग कर दी। उस फायरिंग से जो बाप है वो तो ज़ख्मी हुआ, लेकिन जो उन लड़कियों का भाई था वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो जाँ भाग हो गया। अब आप ये देखें कि ये कैसा वाक़या है, और यहाँ पे आप कहेंगे कि जी किधर हैं वो जो हमें प्रोटेक्शन देने वाले हैं। फिर दूसरी जानिब क्या हुआ कि डाकू एक घर में गए और वहाँ पर मज़ाहमत करने पर उन्होंने मुबैना तौर पर बच्चों के सामने माँ से ज़्यादती की। ये इतना खौफनाक वाक़या है। और बताया जनाब ये जा रहा है, जो पुलिस बता रही है वो ये कि जो मुतासरा ख़ानदान है वो बेसिकली एक मुकामी ज़मींदार के पास जो है फ़िश फार्म पर काम करता था। 4 डाकू फ़िश फार्म पर आए
और वहाँ से उन्होंने ट्रांसफार्मर चोरी करने की कोशिश की। तो मुज़ाहमत जब की गई इनकी जानिब से, तो फिर मुज़ाहमत के जवाब में उन्होंने माँ को उसके बच्चों के सामने मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया। ये मुजफ्फरगढ़ में ये वाक़या हुए हैं और तवातुर से ऐसे वाक़या होना जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो चलें ठीक है, एक दहशत खौफ की फ़िज़ा एक जानिब, लेकिन दूसरी जानब हम ये देखें कि इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। 2 अगर लड़कियाँ सुबह वॉक पे जाती हैं, इनको कोई छेड़ता है, वो अपने बाप भाई को बताती हैं तो आगे से जो मुल्ज़िमान हैं, अगर बाप भाई इनको पकड़ते हैं तो उनमें आगे से इतनी शर्म भी नहीं है, वो लाके असलहा ले आते हैं, फायरिंग करते हैं जी, और उन्हीं लड़कियों के एक भाई को मार देते हैं, जवान भाई को मार देते हैं। तो अब ये बताएं कि इससे मैसेज क्या गया होगा वहाँ के रहने वाले लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को, क्या पाकिस्तान रहने वाले लोगों को। दूसरा ये है कि जिन्होंने फायरिंग की हिरासानी के वाक़े के बाद, बजाय इसके कि उनको शर्म फील होती और वो ऐसे बासानी फरार हो गए, तो दैट मीन्स कि दे कंसिडर देमसेल्व्स एज इनविंसिबल्स। और हो सकता है ऐसे वाक़यात उन्होंने पहले भी किए हों। जी, ऐसे वाक़यात पहले भी किए हों। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। यारवाई न्यूज़ के नुमाइंदे अंसर आफ्ताब हमें ज्वाइन करें। अंसर, हमें ज़रा ये बताइएगा, हमारे साथ हैं अंसर, हमारे साथ मौजूद हैं। अंसर, ये जो है पहला वाक़या जिसका हमने तज़किरा किया कि मॉर्निंग वॉक कर रही थी 2 लड़कियाँ और ऐसे में उनको हिरासा किया गया और फिर उनके भाई को गोली मार दिया गया, ये क्या वाक़या हुआ? ये मुल्ज़िमान कौन हैं? किस वक्त ये वाक़या हुआ? क्या तरीक़ेकार रहा? और जो वालिद साहब और एक और शख्स को जो गोली लगी, उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल इशफाक भाई, के आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये जो वाक़या हुआ है, ये 2 वाक़े नहीं हुए, बल्कि इसी इलाके में गुज़श्ता 48 घंटों में तकरीबन 3 वाक़े हो चुके हैं जिसमें ख़वातीन के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई है। यह जो वाक़या हुआ है जहाँ पर ख़वातीन जो है ये तफरीह के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हुई थी और 2 जो बाश नौजवान थे, इन्होंने इनको छेड़ा और उसके ऊपर जब उन्होंने अपने वालिदैन को बुलाया तो उन्होंने फायरिंग कर दी और एक जो नौजवान लड़का था जो उनका भाई था वो मौके पर जाँ बहक हो गया और 2 जो लोग थे उनको निश्तर तशवीशनाक हालत में मुंतकिल किया गया है। ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो वाक़े पेश आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस की जो है ये बेहिसी जो है वो सामने आ रही है और पुलिस का जो किरदार है इसमें वो मुकम्मल तौर पे वो लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। ये जो वाक़या करने वाले लोग हैं, ये साबका भी इनके रिकॉर्ड जो है वो सामने आ चुके हैं और जब कि पुलिस जो है वो FIR तो दर्ज कर रही है, लेकिन अपनी जो पुलिस का गश्त का जो निज़ाम है उसको मौसर बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम वो अंसर, वो अपनी नींदें पूरी नहीं करेंगे, वो खाएंगे नहीं। अभी हम वीडियो में भी दिखा रहे हैं जो पुलिस अफसर बैठा हुआ, इतनी तो उसकी तोंद निकली हुई है। तो ये तो जब अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखेंगे तो ऐसे पुलिस अफसरान तो मुल्जिमों के पीछे भी क्या भाग सकते हैं। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये इनकी तौन निकली हुई है, जबकि यहाँ पे एक पुलिस में इस्लाहात की बात की जाती है तो यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ का जो एक जो सेक्टर है जिसको आप कह सकते हैं कि सदर सर्कल, ये उसी एक ही थाने की जो है ना हदूद में ये तकरीबन 3 वाक़े जो है रूनुमा हुए हैं पिछले 48 घंटों में। पुलिस जो है ये मुकम्मल तौर पे ना किसी के पीछे ना भाग सकती है, ना ही कोई कार्रवाई कर सकती है। सिर्फ FIR देकर अपने जो आला अफसरान हैं उनको मुतमईन करने में ये कामयाब हो जाती है, लेकिन जो अवाम है वो अब भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। और कोई तो MPA होगा, MNA होगा, काउंसलर होगा इस इलाके का, वो कहीं से इंटरवीन करे, वो बात करे कि भाई क्यों ऐसा है कि मेरे इलाके की बच्चियां बेटियां महफूज नहीं है। कोई तो हो कि उनसे भी बात पुरस करे। यहाँ पर जो सिस्टम बनाया गया है कि जो इलाकाई जो सियासत का, जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो सियासतदान हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर इन्हीं थानों में बहुत सारे काम निकलवाने होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी ऐसी बात इनको नहीं कर सकते जिस पर इनको तकलीफ हो या लोगों की जो मदद के लिए ये पुलिस निकले। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इसी थाने के बल्कि बहुत सारे मुतअद्दिद थाने ऐसे हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद में FIR दर्ज नहीं हो सकी अब तक, और लोग जो है वो मारे फिरते हैं। उनकी दरख्वास्तें जो है वो कभी DPO के पास, कभी SP के पास, और हद जो है वो SHO के पास आती है तो SHO उनको चक्कर लगवाने और में अंसर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर कभी किसी औरत के साथ ज्यादती हो तो उसके घर वाले क्या बाहर निकले FIR दर्ज कराने के लिए, क्योंकि 100 किस्म के सवालात पूछे जाते हैं और उससे पहले जिस हौसले और जिस हिम्मत से घर से निकलना पड़ता है FIR दर्ज कराने के लिए, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किस मसले को लेकर थाने में जा रहे हैं और आपको पता है कि वहाँ पे भी जाके आपसे 100 किस्म के ऐसे सवालात किए जाएंगे कि आप सोचेंगे कि काश मैं यहाँ पे नहीं आया होता, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं होता ना। FIR काट देते, होता कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। अंसर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक बात है, मतलब गुस्सा भी आ रहा है कि क्या करें ख़वातीन। वहाँ की तो ख़वातीन ये समझ रही होंगी कि हम तो भाई हमें घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए,
क्योंकि हमें तो किसी भी किस्म के प्रोटेक्शन ही हासिल माशरे नहीं में है। खौफ का पैगाम जाता है। आप ये देखें कि इस तरीके से निकलना, और फिर वैसे क्या होता है, देखें अगर कोई ऐसे वाक़या होता भी है तो नॉर्मली बाप या भाई वहाँ पर पहुँच जाएं या कोई भी लोग पहुँच जाएं तो वो लोग ऐसे लोग फ़रार हो जाते हैं, यानी कि रफ़ा दफ़ा हो जाता है मामला। हालांकि इट्सेल्फ वो एक बहुत बड़ा घिनौनी हरकत है जो करते हैं, लेकिन यहाँ पर दीदा दिलेरी इस हद तक कि आप तो फायरिंग कर रहे हो उसके अब ऊपर। तो लोग बताएंगे नहीं, वो कहेंगे ये हमारा जवान भाई है, कि ऐसा ना कि हमारा भाई भी अगर लड़ने के लिए बाहर निकले तो उसको भी ऐसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाए। ये तो और इसी खौफ से लड़कियां बाहर निकलना भी बंद कर देंगे। आप सोचें कि कितना बड़ा नुकसान होगा सोसाइटी में, और सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएंगे जब वहाँ की बच्चियाँ औरतें ख़ुद को महफूज तस्वुर ना करें। इस पर ज़रूर कुछ काम होना चाहिए। आई एम श्योर कि यहाँ पे जो MP हैं, MNA हैं, वो इस हवाले से कोई सख्त से सख्त एक्शन ज़रूर लेंगे और जो असल मुल्ज़िमान उन तक भी पहुँचेंगे और उनको कैफ़े किरदार तक भी पहुँचाएंगे। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं जनाब टंडू LIR के हवाले से। अगर हम वैसे सिंध की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो हमने देखा है कि पिछले 3 अदवार से यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और इन तीनों एराज में हमने देखा है कि लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। स्पेसिफिकली जैसे कचरा एक साइड पर हो गया, और सीवेज का पानी लोगों को, जैसे आपने जो सीवेज का पानी, वो भी जो सीवेज की शिकायत है वो भी अलहदा से है। अब कराची जैसे इतने बड़े शहर में जब हमने देखा है कि सीवेज का कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं, वो हमें तब भी नज़र आता है जब यहाँ पे कभी बारिशें हो जाएं साल में एक दफ़ा, तो एक्सपोज हो जाता है सारा सिस्टम। तो आप सोचिए छोटे शहरों का क्या हाल होगा। बहुत बुरा हाल है, और ऐसे ही मामले पर रिपोर्ट कर रहे हैं अमानुल्लाह खोखर। ज़रा देखिए। कभी निकला ही नहीं है। हमने बहुत सी रुके स्टे की दरख्वास्तें दी, फिर भी ये नहीं निकल रहा है। ये दुनिया भर का ये समंदर भरा पड़ा है। मैयत हो जाती है बारिश के टाइम, यहाँ से मैयत नहीं निकलती है। बारिश हो जाती है, नमाज पढ़ने वाले मस्जिद में नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये हमारे साथ जुल्म और ज्यादती क्यों हो रही है? हमारा अभी भी हेड मिनिस्टर साहब से, DC साहब से, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब से, वज़ीर बल्दियात से, वज़ीर आला सिंध से हमारा ये पुरज़ोर मुतालबा है कि खुदा का खौफ करो, खुदा की लाठी बे आवाज़ है, मज़लूमों की दुआएं लो, बदवाएं ना लो, हमारे मसाइल को हल किया जाए। अल्लाह अकबर, क्या इन लोगों की ज़िंदगी होती होगी, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। और आप ये देखें कि सैलाब है पूरा का पूरा, और पानी एक ऐसा जो मौजूद है उसमें से ताफुन उठ रहा है और कोई परेशानी हाल नहीं है। और इसमें आप ये देख रहे हैं कचरे की प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है, बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टी, वो घरों से निकल नहीं सकते। तो बहरहाल अब ज़रा हम कुछ तस्करा करने जा रहे हैं कि जी डॉलर की ऊंची उड़ान का। बिल्कुल जी, हमेशा हम देखते हैं कि कभी ऐसा दिन नहीं आया अभी तक कि हम ये कह सकें कि भाई डॉलर नीचे आ रहा हो। अब फिर बुलंद तरीन सतह पर, यानी कि एक के बाद एक सतह 206 रुपये 37 पैसे पर इस वक्त ट्रेडिंग जारी है, यानी कि 1 रुपये से ज़ायद का इसमें इजाफा हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में 207 से 208 तक ये डॉलर पहुंच गया। और जस्ट इमेजिन कि ये क्या हो रहा है, एक साथ ही 1 रुपये 21 पैसे इजाफा। और अभी ओपन मार्केट में हम जो कह रहे हैं कि 207 से 208 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो मदिया नकवी जी, क्या मामलात हैं, क्या होता जा रहा है, कैसे कंट्रोल करेंगे डॉलर, ये खुद नहीं समझ में आ रही है ना कि कैसी चीजें कंट्रोल होंगी। इंटरबैंक में आप देख लें डॉलर 84 पैसे महंगा होने के बाद अब 206 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, और ओपन मार्केट में डॉलर 206 रुपए से 208 रुपए तक में फरोख्त भी हो रहा है। और वही बात हम कहते हैं कि जब तक मुल्क की एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट से नहीं बढ़ेंगी, ट्रेड डेफिसिट कम नहीं होगा, ट्रेड डेफिसिट जब तक कम नहीं होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सही नहीं होगा, तब तक ये सही नहीं होगा, तब तक जो डॉलर है ना उसकी कीमत नहीं नीचे गिरेगी। डॉलर की कीमत को आप, मैं कहती हूँ, बाद में गिरा दें, आप रुपया मुस्ताकम कर दें, तो तभी ऑफ कोर्स डॉलर की भी जो कदर है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। पता नहीं क्या होने जा रहा है, अभी और महंगाई हो जाएगी। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा जी, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला है माहौलियाती आलूदगी का भी, जिसके बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। मतलब गाड़ियों का धुआं है, सनती आलूदगी है, वहाँ से जो धुआं उठता है वो अपनी जगह है। अभी टंडोला यार में आपने देखा ना कि वो प्लास्टिक की थैलियाँ कितनी फैली हुई थी वहाँ जी पे, तो उनको भी जलाया जाता है, तो उससे भी मसले मसाइल होते हैं। तो ओवरऑल ऐसी चीज़ें हैं जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब करते हैं। उनमें से एक और चीज़ है, आपने देखा होगा कि जब हड़तालें वगैरह हुआ करती थी या हालात कशीदा होते थे, तो सबसे पहले काम जो किया जाता था अब भी वो ये होता है, या ट्रैफिक की रवानी को मुतासर करने के लिए, कि सड़क पे 4 टायर लगे रखे और उनको आग लगा दी। अब वो बज़ाहिर बड़ा, जो लोग ये काम करते हैं उनको दिलकश नज़ारा लगता होगा कि एक टायर को आग लगा दी तो वो कई घंटे तक जलता रहा, लेकिन उससे जो कसीफ धुआं होता है वो इस कदर उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं कि आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं जब वो इनहेल करें। अच्छा, अब ये हुआ है कि क्वेटा के 2 भाइयों ने उसका अनोखा
हल ढूंढा है। बिल्कुल जी, और उन्होंने उनको माहौल दोस्त बना के बल्कि उसमें सजावट की भी बहुत सारी चीज़ें की हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसको आर्ट का नमूना बना रहे हैं। कैसे? अतिया क्रमों में बता रही कोयटा से। आमतौर पर ईंधन के लिए लकड़ी, कागज और कोयला जलाया जाता है, मगर कुछ लोग जलाने के लिए टायर का भी इस्तेमाल करते हैं, जो माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का सबब बनता है। कोयटा में अरसे दराज से नए और पुराने टायरों की खरीदो फरोख्त का काम करने वाले पशीन किली सिमजई के रिहायशी 2 भाइयों अतीकुल्ला और सदीकुल्ला ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से साबित किया कि पुराने टायर सिर्फ जलाने का काम नहीं देते, बल्कि इनसे माहौल दोस्ती का काम भी लिया जा सकता है। बज़ाहिरन तो पनपारे लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि टायर सिर्फ जलने के लिए नहीं है। टायर दरअसल इस्तेमाल जो है ये घरेलू ज़रूरियात को पूरी करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। पुराने टायरों को काट कर कुर्सियाँ, मेज़, गमले और मुख्तलिफ जानवरों की शिकाल में ढाल कर लोगों को चीज़ों के मस्बत इस्तेमाल की जानिब राग़िब करवाना इन दोनों भाइयों का अनोखा इक़दाम है। मेरा यही पैगाम है लोगों से कि ये जो नाकारा चीज़ें हैं इनको वेस्ट नहीं करो, इसको ख़राब नहीं करो, इससे आपको घर में इस्तेमाल के लिए काम आएगा। पुराने टायरों से फन पारे बनाना मेहनत तलब काम है। 70% लोग टायरों को जलाकर माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रहे हैं। ऐसे में इन 2 भाइयों की ये मस्बत काविश काबिल सताइश और माहौल दोस्त है। कैमरामैन अमीउल्ला मैंगल के साथ अतिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। थैंक यू सो मच अतिया कि आपने हमारी मुलाकात करवाई इन 2 भाइयों से, जिन्हों को मेरे ख्याल से इनको एक म्यूज़ियम बना लेना चाहिए और वहाँ पर तमाम तर चीज़ें, आर्ट गैलरी होनी चाहिए जहाँ पर इन तमाम तर चीज़ों को रखें कि उन्होंने भाई टायर से हेवी बाइक बनाई हुई थी और उन्होंने टायर से जैसे देख रहे थे कुर्सियाँ बनाई हुई थी, टेबल बनाए हुए थे, परिंदे बनाए हुए थे, सांप बनाया हुआ था। हाँ, सांप बनाया हुआ था, बहुत चीज़ें बनाई हुई थी। सो मेरे ख्याल से दे नीड टू हैव आर्ट गैलरी ऑफ देयर ओन और लोग वहाँ पे जाएं और देखें कि जी जिन टायरों को हम जला रहे होते हैं या जिन टायरों को हमने बिल्कुल बेमकसद छोड़ा होता है इस्तेमाल के बाद, उनको ऐसे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, अपने नाज़रीन को उनकी मालूमात में इजाफा करने जा रहे हैं कि आज जो दिन है वो है, क्या दिन है आज? आज है 16 जून। 16 जून, 15 जून है। तो 15 जून को जनाब इज़्ज़त माब शेर मोहम्मद ख़ान साहब का यौम पैदाइश है, यौम विलादत है। लो जी, सस्पेंस सारा ख़त्म कर दिया हमारे साथियों ने और पहले मैंने शेर मोहम्मद ख़ान कहा तो उन्होंने चला दिया। बिल्कुल जी, इब्ने अंशा के नाम से जाने जाते थे और शायर हैं, नसर निगार हैं और उसके अलावा मतलब बिल्कुल जी, रेडियो पाकिस्तान सफ़रनामे भी उन्होंने लिखे बहुत ज़्यादा और रेडियो पाकिस्तान समेत कई सरकारी इदारों से वो मुंसलिक भी रहे और इसके साथ साथ तो कुछ अर्सा उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इब्ने इंशा के नाम से उनको जानते हैं। तो इब्ने इंशा ने मुतादिद सफ़रनामे, जैसे भी आपको सत्ती भी बता रहे थे, तहरीर के जो कि बेपनाह मकबूल भी हुए, जिनमें चलते हो तो चीन को चलिए, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, आवारागर्द की डायरी और दुनिया गोल है काबिल ज़िक्र है। बेहतरीन गज़ल गो थे, जैसे आपने सुना भी, इंशा जी उठो अब कूच करो, और स्पेसिफिकली ये हमने असद अमानत अली साहब भी जब ये कलाम पढ़ते थे तो क्या कमाल लगता था, खूबसूरती से पढ़ते थे और उनका कलाम ये आज भी ज़िंदा है। एक बहुत उनका उम्दा कलाम एक बार कहो तो मेरे हो गाना, जो अहमद जहांज़ेब ने भी गाया था, इससे पहले भी खैर गाया गया था, ये भी इंशा जी के ही अल्फाज थे। क्या खूबसूरत निभाया है जहांज़ेब। बिल्कुल जी, निभाया है। अच्छा जी, आप ये देख लें कि ये बड़ा फेवरेट, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। इसी वजह से आप देखें पोएट्री कितनी अच्छी है। इसके साथ गा के सुनाया वैसे आपने ये नहीं सुनाया नहीं सुनाया क्योंकि मेरी आवाज़ ऐसी अच्छी नहीं है। आप जैसी आवाज़ होती तो मैं सुना भी पाता और उसको कोई अंजाम भी अच्छा होता। बहरहाल ऐसा नहीं। अच्छा, ह्यूमर भी बहुत अच्छा था उनका। उर्दू की आखिरी किताब ख़त इंशा जी के, इसके साथ साथ आपसे क्या पर्दा, बातें इंशा जी की, क्या बात है, मतलब वर्सटिलिटी तो खत्म थी इंशा जी। बिल्कुल जी, क्या बातें थी उनकी। खैर, यहाँ पर वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।